Hey everyone, I am CH Khandlewal and I welcome you to my YouTube channel. तो guys, I am back with another video इस सीरीज में जिसमें हम कर रहे हैं बुकलेट ऑन MCQs एंड केस सिनेरियोज। सर इसके अभी तक हमने कवर किए हैं 1 से 20 तक केस सिनेरियोज एंड 100 MCQs। उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी एंड आई बटन में भी डाल दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आज हम कर रहे हैं 21 से 30 तक, तो लेट्स स्टार्ट फटफट। उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो में आ रहे हैं, हमारा MCQ वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं हम एक पर्टिकुलर कलर स्कीम फॉलो करते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो और पर्पल। सर ये क्या है सर? हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन रेड से मार्क करते हैं, सेकंड ब्लू से, थर्ड ग्रीन से, फोर्थ ऑरेंज से एंड फिफ्थ पर्पल से। ऐसा क्यों करते हैं सर? तो सर जो भी आपके क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट्स आते हैं ना, क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन का एडजस्टमेंट है वो रेड से मार्क रहेगा, सेकंड क्वेश्चन का एडजस्टमेंट जो रहेगा क्वेश्चन मार्क वो ब्लू से रहेगा। ऐसे करते करते हमने कलर स्कीम फॉलो की है, उससे थोड़ा कम हौच-पौच होता है। नहीं तो अगर सिर्फ एक कलर से करता मैं तो बहुत हौच-पौच हो जाता है ना, आपको बहुत दिक्कत होती। तो उसके लिए किया है हमने। अभी तक बाकी जो MCQs हमने किए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो फट से आके देख लीजिए। इस वीडियो कवर इसको पहले देख लीजिए, बाद में देख लीजिएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ऑर्डर में देखिए, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो आज हम करने वाले 21 से लेकर 30 तक। तो सर आप इसमें सर एडजस्टमेंट मार्क करते हैं पूरे, क्या करते हैं बेटा? मैं इसमें पूरे एडजस्टमेंट्स मार्क भी करता हूँ एंड साथ में सॉल्यूशंस लिख भी देता हूँ पूरे, जिससे आपका बहुत ईजी हो। ये नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हम करें 21। डेल्टा लिमिटेड हैज 3 यूनिट्स अल्फा, बीटा एंड गामा. It transferred its unit gamma to epsilon limited by way of slum sale on 28th February. Slum sale, सर ये क्वेश्चंस तो हमने बहुत, ये वाला स्लम सेल वाला क्वेश्चन ना हमने कैपिटल गेन क्वेश्चन चैप्टर में बहुत बार किए हैं, ठीक है बेटा। यहाँ भी फटफट हो जाएगा फिर, मतलब आपको आते ही होगा ये क्वेश्चन तो, ठीक है। ये उसकी बैलेंस शीट दी हुई है, इसमें दिया लमसम कंसिडरेशन ऑन ट्रांसफर इज 1320 lakhs. Fixed asset of unit gamma include land which was purchased at rupees 90 lakhs in March 19 and revalued at rupees 135 lakhs. ठीक है, हाँ सर हमको समझ में आ रहा है क्या करना है इसमें, ठीक है। अदर फिक्स्ड एसेट्स आर रिफ्लेक्टेड एट 690 lakhs, मतलब लैंड की वैल्यू हटा के, विच रिप्रेजेंट्स रिटन डाउन वैल्यू ऑफ दोज एसेट एज पर बुक्स, ठीक है। WDV ऑफ दीज एसेट्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट इज 615 lakh, ठीक है। यूनिट गामा was set up by Delta Limited in March 19, ठीक है। Assume that the turnover of Delta Limited for FY 18-19 is 1295 lakhs and Delta Limited has not opted for section 115 BAA. Book profit of Delta Limited computed as per section 115 JB is 400 lakhs, ठीक है। सब इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब क्वेश्चंस देखते हैं। हमें वैसे अंदाजा पड़ गया है कौन से क्वेश्चन किस चीज़ के आने वाले हैं। देखो यहाँ पे ये 1295 लाख दिया है टर्नओवर 18-19 का, 18-19 का टर्नओवर दिया है, मतलब कहीं ना कहीं हमको ये दिखाना चाहता है, ये बताना चाहता है कि टर्नओवर 18-19 का 1 करोड़ है, मतलब 400 करोड़ से कम है, मतलब क्या है, रेट 25% लगेगा। अब ये चीज़ें आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ जानी चाहिए, छोटी छोटी। जैसे 115 JB का दिया बुक प्रॉफिट, मतलब कुछ ना कुछ मैट वेट का आएगा इसमें, ठीक है। देखते हैं। फॉर कंप्यूटिंग capital gains on some slum sale, what would be deemed cost of acquisition and improvement for the purpose of section 4049 and the resultant capital gain. मतलब हम क्या निकालना है, COA निकालना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एंड हमको निकालना है कैपिटल गेन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालते हैं सर? इसमें हम निकालते हैं सर नेटवर्थ। नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं? उस पर अपन जो भी रिवैल्यूड एसेट रहता है वो हटा देते हैं। तो देखो डेप्रिशिएबल एसेट की WDV 615 lakhs है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लैंड जो था आपका वो रिवैल्यूड कितना था 135 लाख पे, तो उसको क्या कर दिया अपन 90 लाख डाल दिया उसका कॉस्ट ऑफ लैंड को। अदर एसेट की आपकी WDV है 585 lakhs, ठीक है। ये आपका गया 1290, और इसमें लाइबिलिटी माइनस कर देंगे। लाइबिलिटी कितनी है गामा की 135 है, बस 135 माइनस कर देंगे, आपका नेटवर्थ आ गया 1155 lakhs, ठीक है। तो आपका सेल कंसिडरेशन कितना है सर? सेल कंसिडरेशन क्वेश्चन में हमने पढ़े तो थे, भूल गए सर, कितना है यहाँ पे, 20 क्वेश्चन आ गया, सॉरी। सेल कंसिडरेशन आपका है सर 1320 लाख रुपए, 1320, और अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना आया 1155, आपका आ गया 165 कैपिटल गेन। तो आपका आंसर क्या है सर? ये देखो 1155 lakhs एंड 165 lakhs, दैट इज द आंसर, ठीक है सर। बहुत सिंपल है सर ये तो, हाँ बट सब क्वेश्चन ऐसे सिंपल है, थोड़े बड़े बड़े हैं, बट अगर आपको प्रोविजंस पता है तो ईजी है,
ठीक है। व्हाट इज टैक्स लाइबिलिटी ऑन कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन स्लम सेल ऑफ यूनिट गामा। अब टैक्स लाइबिलिटी क्या है, सबसे पहली बात तो है ये शॉर्ट टर्म, क्यों, क्योंकि सेटअप हुई थी मार्च 19 में, यहाँ पे लिखा हुआ है मार्च 19 में सेटअप हुई थी, शॉर्ट टर्म है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रेट कितना होता है सर, 111A का होता है, हमको पता है 15%। बाकी उसके अलावा सर कितना होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो नॉर्मल टैक्स रेट्स पे क्या टैक्स होता है वो, तो 165 लाख का आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, वो नॉर्मल टैक्स रेट मतलब कितना रेट 25%। 25% क्यों, क्योंकि FY 18-19 में टर्नओवर 400 करोड़ से कम है, ठीक है, तो इसलिए अपन यहाँ पे इसका रेट आएगा 25%। सर ये 400 करोड़ ही है ना, हाँ याद रखो 400 करोड़ होता है, नहीं तो अपन पेपर में कंफ्यूज जाते हैं 400 करोड़ था कि 400 लाख था, नहीं 400 करोड़ है वो, ठीक है। तो टैक्स लायबिलिटी कितनी हो जाएगी 165 लाख इंटू 25% आपका टैक्स रेट, फिर आपका सरचार्ज लगेगा 7% और फिर 4% आपका सेस लग जाएगा, ये आ गया आपकी 45 लाख 90,300, ठीक है। तो गाइस इसमें ना मैं मोस्टली जगह कवर करूंगा जहां जहां आप चीज़ें याद करने की, जहां गलतियां कर सकते हैं, तो वो मैं मोस्टली कवर करके आपको याद करा दूंगा एंड बता दूंगा। जो नए प्रोविजंस आएंगे वो भी आई ट्राई कि आपको याद करा दूं साथ में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, इफ यूनिट गामा वाज सेटअप ऑन मार्च 2010, अच्छा इंस्टेड ऑफ मार्च 2019, मतलब क्या बोल रहे हैं 2010 में अगर सेटअप होती और सेल कंसिडरेशन होता 3000 लाख, ठीक है, व्हाट वुड बी द कैपिटल गेन अराइजिंग टू स्लम्स डेल्टा लिमिटेड ऑन स्लम सेल एंड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। और कॉस्ट मतलब CII दिया है, इंडेक्स दिया है 2009-10 का 148 और 2021 301, ठीक है। अब अगर हम याद करें तो स्लम सेल में कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, मिलता है क्या सर, नहीं मिलता है। तो आपका स्लम सेल में 3000 लाख की आपकी कॉस्ट ऑफ ये सेल कंसिडरेशन है और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो वही रहेगी 1155, तो LTC जाएगा 1845। सर इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा क्या सर, नहीं मिलता सर, इंडेक्सेशन का बेनिफिट स्लम सेल में नहीं मिलता है। तो LTCG कितने रेट टैक्सेबल हो जाएगा 20% से, कितना सर 1845 लाख पूरा हो जाएगा। तो देखो 1845 लाख आपका कैपिटल गेन आ गया एंड टैक्स हो जाएगा 20% से, सर्च लगेगा कितना 12% एंड 4% सेस, तो आपका ये आ गया 429 लाख, ठीक है। अब सर फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 115GB इफ डेल्टा लिमिटेड इज लोकेटेड इन IFSC। अब सर अपन ने क्वेश्चन में पढ़े थे कि अपने को बुक प्रॉफिट दिया हुआ था, बुक प्रॉफिट कितना तो है 400 लाख रुपए बुक प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हमको निकालना है इसका मैट रेट कितना होता है सर 18.5%। बट सर ये लोकेटेड IFSC में, तो IFSC में रेट कितना होता है, IFSC में रेट होता है सर 9%, तो 400 लाख इंटू 9% प्लस 7% सरचार्ज प्लस 4% सेस, कितना आ गया आपका 46,080, ये है आपका टैक्स किस पे, अगर डेल्टा लिमिटेड IFSC में होता तो मैट इतना लगता है उसको। अब ये बोल रहा है फिफ्थ क्वेश्चन, इफ डेल्टा लिमिटेड इज लोकेटेड इन IFSC एंड हैज डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड ऑफ 200 lakhs in PY 2021, what would be tax implications in hands of Delta Limited and shareholders। तो सर डेल्टा लिमिटेड अगर IFSC में अगर लोकेटेड होगा तो DDT तो वैसे नहीं लगता, अभी में पहले भी लगता था वैसे भी नहीं लगता। एंड सर इसमें एक बात है कि अभी क्या होने लगा है कि सर शेयर होल्डर्स के हाथ में डिविडेंड टैक्सेबल होने लगा है, बट अगर IFSC में आपका यूनिट लोकेटेड है तो शेयर होल्डर्स के हाथ में भी डिविडेंड पे टैक्स नहीं लगता। तो देखो नो डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इन द हैंड्स ऑफ डेल्टा लिमिटेड एंड नो इनकम टैक्स इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है, वो आपका आंसर है। तो बस प्रोविजंस पता हो तो सर आंसर बहुत इजी है सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन हो भी गया हमारा इतनी जल्दी, ठीक है, ऐसी जल्दी कर लेंगे हम बाकी क्वेश्चंस भी। गंगा LLP इज अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप सेटअप इन अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ आ गया सर इन द फाइनेंशियल ईयर 15-16 फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ टेक्सटाइल्स, ठीक है। द यूनिट फुलफिल्स ऑल कंडीशंस अंडर सेक्शन 10AA, ओके। ड्यूरिंग द FY 1920 it has also set up a warehousing facility in Pune for storage of sugar fulfilling the conditions for claim of reduction under section 35AD। सर इसमें दो चीज आ गई 10AA 35AD, ठीक है। अब देखो ये दोनों आया तो आपको पता होना चाहिए सर AMT भी आने वाला है, ठीक है। तो अब हमको दिमाग में चीजें रखना पड़ेगा उस चीज की। कैपिटल एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ वेयर हाउस अमाउंटेड टू ₹97 lakhs इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ लैंड ₹32 lakhs।
अभी बाजू के एडजस्टमेंट्स मत पढ़ो, कुछ भी सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो अभी। द वेयर हाउस बिकेम ऑपरेशनल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 97 लाख वॉज कैपिटलाइज्ड। ठीक है, अब अपने को प्रॉफिट दिया हुआ है एससीजेड में जो है, तो जो यूनिट एससीजेड की उसका 60 लाख प्रॉफिट है, एक्सपोर्ट सेल से 120, डोमेस्टिक सेल से 40, और प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ वेयरहाउसिंग की फैसिलिटी कितना है 160। ये बिफोर कंसिडरिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD है। ठीक है, अब हमको सब आते हैं सर। अच्छा, आगे क्वेश्चन और है। मिस्टर गणेश, वन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द LLP commenced द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ लेदर। ओके, हिज टर्नओवर फॉर PY 1920 इज ₹180 lakhs and in PY 2021 is 200 lakhs। ठीक है, द पेमेंट्स मेड इन PY 2021 is ₹190 lakhs। द प्रॉफिट फॉर PY 2021 इज मतलब बुक्स जो अकाउंट मेंटेन किया उसमें 12 लाख रुपए का प्रॉफिट है उसका। आउट ऑफ टर्नओवर ऑफ 200 लाख, 190 लाख इज रिसीव्ड थ्रू RTGS एंड NEFT एंड 10 लाख इज रिसीव्ड इन कैश। ठीक है, पेमेंट जो किया है 190 लाख का, उसमें से 180 लाख की RTGS के थ्रू हुई है एंड 10 लाख क्रॉस चेक के थ्रू हुई है। ठीक है सर, अब फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA एंड 35AD अवेलेबल टू गंगा LLP। तो सर 35AD का तो हमको सीरियसली पता है कि 3 चीज़ों पे हमको नहीं मिलता 35AD। किन किन 3 चीज़ों पे नहीं मिलता, बोलो बेटा बोलो। अगर आपने पहले मेरा वीडियो देखा तो आपको याद होगा ये चीज़, और मतलब ऐसे नॉर्मली भी याद होना चाहिए। ये आप भी याद कर लो और मैं भी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। क्यों? क्योंकि ना मेरे को एक बार IPCC में टेस्ट सीरीज दे रहा था मैं, उसमें वो क्वेश्चन आया था 35AD का। तो ना क्या क्या अलाउड नहीं होता वो याद ही नहीं आ रहा था मुझे, तो तब से मुझे याद हो गया है किन चीज़ों पे अलाउड नहीं होता। लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। आप भी याद करो आज से, अगर आपको याद नहीं होगा तो लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। किन किन चीज़ों का अलाउड नहीं होता इसमें एक्सपेंडिचर? लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे ये जो लैंड है 32 लाख का अलाउड रहेगा क्या? नहीं सर, नहीं रहेगा। तो 97 माइनस 32 लाख 65 लाख पे आपका रिडक्शन अलाउड रहेगा 35AD में। अब सर 10AA में कितना रहेगा सर? 10AA अपना सर देखो प्रॉफिट है 60 लाख रुपए। ठीक है, उसमें आपका जो एक्सपोर्ट सेल्स है वो है 1 करोड़ 20 लाख और टोटल टर्नओवर 1 करोड़ 20 लाख प्लस 40 लाख 1 करोड़ 60 लाख। तो 1 करोड़ 60 लाख यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, प्रोपोर्शनेट रहता है। तो सर 45 लाख का आपको रिडक्शन मिल जाएगा किसमें? 10AA में। तो आपका आंसर क्या है? 65 लाख एंड 45। अरे यहाँ तो सर 22.5 लाख दिया आंसर। ये क्या हो गया सर? बताओ बताओ क्या होगा? मेरे से गलती हो गई क्या? नहीं सर, आपसे गलती नहीं हुई, आप बुद्धू बनाते हो ऐसी, हर बार ऐसी करते हो हमारे साथ। देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, ये फाइनेंशियल ईयर 15-16 में सेटअप हुआ है। ठीक है, तो 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 5 साल यही हो गए। तो 20-21 कौन सा ईयर इसका? 6th ईयर ऑफ ऑपरेशन है। एंड पहले 5 साल का कितना मिलता है सर? पहले 5 साल का मिलता है 100%, और बचे हुए 5 साल का नेक्स्ट 5 ईयर्स का कितना मिलता है सर? इसका मिलता है हमको 50%। तो कितना होगा ये? यहाँ होगा 22,50,000। देखो मैं आपको सीधे सीधे बता सकता था, बट ये हम गलती करते हैं जनरली पेपर में। एंड देखो आंसर दोनों दिए हैं आपको इसमें, 45 लाख एंड 65 लाख भी दिया है एंड 22.5 लाख एंड 65 लाख भी दिया है। तो यहाँ जनरली बच्चे गलती करते हैं, हम क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते नहीं। एंड मैंने भी क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते टाइम इसको हाईलाइट भी नहीं किया एंड पढ़ा भी नहीं अच्छे से जानबूझ के, ताकि आप ये गलती करो। ठीक है, जनरली मैं ऐसा थोड़ा सा जहाँ जहाँ आपकी गलती हो सकती है पॉसिबल, मैं आपको वहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ गलती हो सकती है। क्योंकि अगर आप खुद से MCQ सॉल्व करने जाते तो आपको समझ में आता है आपको क्या नहीं बनता है, क्या गलती होती है। तो आई ट्राई टू कवर मैक्सिमम प्लेसेस जहाँ स्टूडेंट्स की गलती हो सकती है, तो आपका वो लॉस ना हो कम से कम। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज टैक्स लायबिलिटी ऑफ गंगा LLP कंप्यूटेड अंडर रेगुलर प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अब गंगा LLP कहाँ है? ये मतलब इनका पूरा ही हमको इनकम निकालना है। ठीक है, तो अपन पे निकालते हैं इनकम फ्रॉम यूनिट लोकेटेड इन SEZ। तो लोकेटेड SEZ का प्रॉफिट कितना? 60 लाख रुपये प्रॉफिट है। ठीक है, डिडक्शन अपने को कितना मिल रहा है 10AA में? 22,50,000। तो इनकम कितनी हो गई बची हुई? 37,50,000। ठीक है सर, अब इनकम फ्रॉम वेयर हाउस देखते हैं अपन। इनकम फ्रॉम वेयर हाउस आपका प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट वेयर हाउस से 1 करोड़ 60 लाख रुपए। ठीक है, उसमें डिडक्शन कितना मिला अपना 35AD का? 65 लाख रुपीज़। तो बचा 95 लाख रुपीज़।
टोटल इनकम कितनी होगी आपकी, ये दोनों मिला के 13250, ठीक है। अब 13250 पे LLP है तो इसको टैक्स लगेगा कितने पे, 30% पे, प्लस सरचार्ज कितना लगता है सर, 12% लगता है LLP को, प्लस 4% सेस। आपका आंसर आ गया इसमें 46,30,080, ठीक है सर। अब देखो बेटा, अगर आप यहाँ पे ना 45 लाख करते आंसर, अगर आप 15-16 नहीं पढ़ते और आंसर 45 लाख करते तो आपको आंसर ये वाला भी बदल जाता। तो अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन गलत हुआ तो हर क्वेश्चन गलत होता जाएगा, और जनरली वो आंसर्स भी देते हैं वहाँ पे। चलो दिखाऊंगा आपको, एक बार एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। अगर देखो यहाँ पे ना 60 लाख होता है, ये 60 लाख में से अगर अपन ने जैसे आंसर निकाला था 45 लाख, तो 45 लाख आप डिडक्शन करोगे इसमें तो आपका यहाँ पे आएगा 15 लाख। 15 लाख और 95 लाख कितना होता है, 15 लाख और 95 लाख, 1 करोड़ 10 लाख रुपए होता है इनकम। अब इस पर टैक्स लगता है आपका 30% टैक्स प्लस 12% सरचार्ज प्लस 4% सेस। देखो आया मेरा इसका आंसर 3843,840, 3843,840, ये देखो ये आंसर दिया हुआ है। तो अगर आप एक गलती करोगे ना फर्स्ट क्वेश्चन में तो हर क्वेश्चन गलत होते जाएगा, और देखो आंसर दिया भी है। अपने को फिर पेपर से बाहर निकलेंगे ऐसा लगेगा अपने को, यार अपने को तो आज फुल मार्क्स मिलेंगे, बट ऐसे ही खुश हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, कहाँ गलती कराना चाहता था हमसे वो, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 22.3। व्हाट इज द AMT पेबल बाय गंगा LLP एज पर सेक्शन 115 JC। तो AMT निकालने के लिए सर कैसे करते हैं हम, सर जो आपकी इनकम आई है ना 13250, उसमें पहले आपने जो डिडक्शन लिया वो ऐड कर दो। तो डिडक्शन कर दिया अपना 10AA ऐड एंड 35AD ऐड इसमें, और सर उसमें 35AD में अगर जो आपको नहीं लेते तो जो डेप्रिसिएशन मिलता वो माइनस कर दो। तो 65 लाख में 10% डेप्रिसिएशन देते 6.5 लाख रुपए अपन ने, तो आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम आ गई 21350,000, ठीक है। अब इस पर टैक्स लगता है कितना, 18.5% प्लस 12% सरचार्ज प्लस 4% सेस। तो 21350,000 इंटू 18.5% टैक्स प्लस 12% सरचार्ज प्लस 4% सेस, तो आपका आ गया 46,006,070। ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे, सिंपल, ठीक है सर। इज देयर एनी AMT क्रेडिट टू बी कैरिड फॉरवर्ड अंडर सेक्शन 115 JEE, ठीक है। देखो सर यहाँ पे नॉर्मल प्रोविजन में है 46 लाख और AMT में है 46 लाख, नॉर्मल प्रोविजन आपका 46,30,000, तो आपका नॉर्मल प्रोविजन में ज़्यादा टैक्स है तो AMT क्रेडिट नहीं आएगा, सिंपल। अब व्हाट इज द इनकम टू बी डिक्लेयर्ड बाय मिस्टर गणेश फॉर AY 21-22 अंडर द हेड PGBP so that he makes maximum tax saving without getting his books of accounts audited। मतलब क्या सर 44AD में करना पड़ेगा। 44AD के लिए सर क्या है, उसने 200 लाख का लिया है, उसमें 190 लाख उसने लिया है RTGS से और 10 लाख कैश में लिया है, तो 190 पे अपने 6% लगा देंगे, 10 लाख में 8%, तो आपका आएगा 12.20 लाख। मतलब इतनी इनकम अगर उसने दिखाया तो उसको ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा, ठीक है। कैन मिस्टर गणेश डिक्लेयर इनकम एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स AY 21-22 without getting his books of account audited? अच्छा, अभी अगर 12 लाख दिखाता है तो अगर वो कर सकता है कैसा, नो ही कैन नॉट एज हिज टर्नओवर एक्सीड्स 100 लाख एंड ही कैन नॉट डिक्लेयर इनकम लेस देन प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44AD विदाउट गेटिंग हिज बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड। मतलब वो अगर 44AD से कम दिखाएगा तो उसको ऑडिट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर हो गया 22 खत्म। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है, BMT शिपिंग कंपनी इज एन इंडियन कंपनी हैविंग इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया, ठीक है, POA इंडिया में है। इट ओन्स 3 वेसल्स आउट ऑफ विच 2 आर क्वालिफाइंग शिप्स, ओके। द रजिस्टर्ड टनेज ऑफ 2 क्वालिफाइंग शिप्स वेसल्स इज 33,840 टन्स and 230 kgs and 24,952 tons and 370 kgs, ठीक है। In FY 2021 the first vessel was operated for 212 days and second for 347 days, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका WDV दिया है आपको, the WDV of block of assets for tax purposes being ships as on 1/4/2020 was rupees 1200 lakhs, ठीक है। टैक्स पर्पजेस के लिए जो ब्लॉक ऑफ एसेट्स है WDV दैट इज 1200 lakhs, ठीक है। अब शिप्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स, अब WDV एज पर बुक्स दिया आपको, क्वालिफाइंग शिप 1, क्वालिफाइंग शिप 2 एंड नॉन क्वालिफाइंग शिप 3 का 580, 270 एंड 230, ठीक है।
अब अदर इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम कोर एक्टिविटी रिफर्ड इन सेक्शन जो भी रेड विथ जो भी इज 70 lakhs। प्रॉफिट फ्रॉम इंसिडेंटल एक्टिविटी कंप्यूटेड एज पर सेक्शन 115 जो भी रेड विथ ये इज 14 lakhs। ठीक है। प्रॉफिट बुक प्रॉफिट कैलकुलेटेड एज पर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 115 JB2 दैट इज ये मैट वाला इज 100 lakh रुपीज। ठीक है। अब दूसरी कंपनी की बात कर रहा है। एलिमेंट शिपिंग कंपनी इज अ फॉरेन कंपनी हुज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट POEM जो है वो आउटसाइड इंडिया है। ठीक है। इट्स ग्रॉस रिसीट्स फॉर PY 2021 इज 630 lakhs। उसका ब्रेकअप दिया है। अब आपको यहाँ ब्रेकअप दिया है, गुड्स शिप्ड एट पोर्ट्स इन इंडिया एंड गुड्स शिप्ड एट पोर्ट्स आउटसाइड इंडिया। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जाएगा। इससे अपन को कहीं ना कहीं प्रेजेंटिव इनकम निकालने बोलने वाला क्वेश्चन बाद में। ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 23.1। व्हाट वुड बी टनेज इनकम ऑफ BMT शिपिंग कंपनी कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 115 VG। अब टनेज इनकम निकालना है आपको। अब टनेज इनकम निकालने के लिए सर हमको तो वो लिमिट्स याद ही नहीं सर, वो कौन से इसका कौन सा करते हैं, कितने दिन में कितना करते हैं, कितने मतलब कितने टन का कितना करते हैं। तो मैं हूं ना, सब याद कराता हूँ। ठीक है। यहाँ पे एक मिनट, एक चीज थोड़ी सी मिट गई होगी। ठीक है। तो क्या होता है डेली टनेज इनकम कैसे निकालते हैं अपन। फर्स्ट 1000 टन के लिए ₹70 पर 100 टन। नेक्स्ट 1000 से 10,000 टन तक के लिए ₹53 पर 100 टन। 10,000 से 25,000 के लिए ₹42 पर 100 टन एंड अबाउट 25,000 ₹29 पर टन। लिमिट्स क्या क्या है, 1000 तक, 1000 से 10,000, 10,000 से 25,000 एंड 25,000 के ऊपर। फिर से बोलो 1000 तक, फिर 1000 से 10,000, 10,000 से 25,000, 25,000 के ऊपर। अब यहाँ की लिमिट याद करते हैं 70, 53, 42, 29। फिर से बोलो मेरे साथ 70, 53, 42, 29। फिर से बोलो 70, 53, 42, 29। एक और बार 70, 53, 42 एंड 29। ठीक है। ये हो गया याद अपन को। अब ये पर 100 टन याद रखना ना, और ये डेली टनेज इनकम है। ठीक है। अब अपन कैलकुलेट कर रहे हैं शिप 1 और शिप 2 का। अब शिप 1 कितने टन ले रही है देखते हैं अपन। शिप 1 कर रही 33,840 टन एंड 230 kgs। अब इसको राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 100 में। तो नियरेस्ट 100 क्या होगा, ये 40 है मतलब 800 में जाएगा, 33,800। एंड इसमें जो 24,952 है इसमें नियरेस्ट टन क्या होगा, अपर साइड वाला 25,000 टन। तो अब इसका अपन टनेज इनकम कैलकुलेट करेंगे। अब आपको पता है कि फर्स्ट 1000 टन से कितना लगता है, 70 रुपीज पर 100 टन। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 700 रुपये आ जाएगा। ठीक है। दोनों शिप का कर रहे हैं अपन, शिप 1 शिप 2 यहाँ पे। ठीक है। 1000 से 10,000 टन के लिए 9,000 इंटू 53/100 तो यहाँ पे आ जाएगा। 10,000 से 25,000 तक कर रहे हैं 15,000 इंटू 15,000 के लिए 15,000 इंटू 42/100 तो यहाँ पे इतनी इनकम आ जाएगी। अब जो शिप 2 है, शिप 2 में 25,000 टन ही है सिर्फ, तो उसका खत्म हो गया। शिप 1 का बैलेंस बचा कितना, 33,800 था, तो 8,800 टन बचा। तो 8,800 टन इंटू 29/100 कितना होगा, 2552। अभी टोटल इनकम आ गई इसकी। अब ये क्या आई है, ये आई है डेली टनेज इनकम। ठीक है। अब इसको अपन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ डेज शिप इज ऑपरेटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उससे। तो शिप नंबर ऑफ डेज दिया अपने को, ये किए 212 डेज और ये किए 347 डेज। 347 डेज है ना, एक मिनट फिर से देख लेता हूँ। हाँ 347 डेज एंड 212 डेज। ठीक है। तो 212 डेज किए तो इसका हो जाएगा टोटल 30, 36, 264 एंड इसका हो जाएगा 40, 84, 190। टोटल हो जाएगा 71, 24, 54। दैट इज योर टनेज इनकम, दैट इज योर आंसर। ठीक है। इजी है ना एकदम। हाँ सर बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट वुड बी द रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 1420 ऑफ क्वालिफाइंग शिप्स ऑफ BMT शिपिंग कंपनी फॉर टैक्स पर्पसेस एज पर 115 VK5। सर टैक्स पर्पसेस के लिए हमको WDV दी है ना, पर ना वो टोटल ब्लॉक की दी है, हमको निकालना है क्वालिफाइंग शिप्स की। अब क्वालिफाइंग शिप्स कैसे निकालेंगे सर, हमारे पास ना सर क्वालिफाइंग और नॉन क्वालिफाइंग का ना बाइफर्केशन है बुक वैल्यू का, जो बुक में दी हुई है, तो अपन उससे प्रोपोर्शनेटली निकाल लेंगे। तो देखो क्वालिफाइंग शिप्स की है 580, क्वालिफाइंग शिप 2 की है 270 एंड नॉन क्वालिफाइंग शिप जो है शिप 3 उसकी है 230। ठीक है। इनका टोटल हो जाएगा 1080। अब इसमें से अपन अगर सिर्फ क्वालिफाइंग शिप का अपन ऐड करते हैं तो वो होता है 580 प्लस 270 दैट इज 850 रुपीज, 850 लाख रुपीज, और टोटल है अपना 1080। तो क्वालिफाइंग शिप का रेशियो कितना है इसमें, जो बुक में एज पर बुक्स जो WDV है उसमें है 78%, निकालेंगे अपन 850 डिवाइड बाय 1080, 78.704%। ये आपका क्वालिफाइंग शिप एज पर बुक्स। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, हम कर देंगे इसको सर 1200 से, 1200 क्योंकि एज पर इनकम टैक्स है, तो 1200 इंटू 78.704%, दैट इज योर 944.44। ये आ गया आपका।
है ना सिंपल? यस सर, बहुत सिंपल है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23.3, द मिनिमम रिजर्व रिक्वायरमेंट एज पर सेक्शन 115 VT इन केस ऑफ BMT शिपिंग कंपनी। अब शिपिंग कंपनी को एक मिनिमम रिजर्व रिक्वायरमेंट रख लेती है, वो डालना पड़ता है। वो कितनी होती है? वो होती है सर 20% ऑफ बुक वैल्यू, बुक प्रॉफिट। तो 20% ऑफ बुक प्रॉफिट कितना है? अपना बुक प्रॉफिट कितना है सर? यहाँ पे बुक प्रॉफिट है 100 लाख रुपए। तो 100 लाख रुपए का 20% कितना हो गया? 20 लाख रुपए। एंड दैट इज योर आंसर। प्रोविजंस पता तो आपका आंसर्स बन जाएंगे इजीली, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23.4। अब 23.4 क्वेश्चन में क्या है सर? वुड एनी अमाउंट बी टैक्सेबल अंडर अदर प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 एज पर सेक्शन 115 VT 5 if BMT shipping company has transferred rupees 15 lakh to tonnage tax reserve account during PY 2021? What is the amount so taxable? अब ये पूछ रहा है सर कि क्या ऐसी कोई इनकम है जो अदर प्रोविजंस के अंडर टैक्सेबल होगी BMT शिपिंग कंपनी की, अगर उनने 15 लाख रुपए ट्रांसफर किया है किसको? रिजर्व अकाउंट में। फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ये क्या बोल रहा है सर? ऐसी कोई इनकम है। अभी अपन नॉर्मल टनेज इनकम से कैलकुलेट कर रहे हैं, जो टनेज के रूल्स है उससे कैलकुलेट कर रहे हैं इनकम। बट ये पूछ रहा है सर, अगर हमने 15 लाख रुपए रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया तो ऐसी कोई इनकम है क्या जो हमारी नॉर्मल प्रोविजंस के अंदर टैक्सेबल होगी? तो इसके लिए एक प्रोविजन है 115 VT सबसेक्शन 5। उसमें क्या बोलता है कि अगर आपका टनेज टैक्स रिजर्व अकाउंट में अगर आप को 20% आपको क्या करना पड़ता है? ट्रांसफर करना पड़ता है। अगर उसमें आपको कोई शॉर्टफॉल हो रहा है, ठीक है, तो जिस रेशो में वो शॉर्टफॉल हो रहा है ना, उस रेशो में आपकी जो इनकम है कोर एंड नॉन कोर एक्टिविटीज मिला के उतनी टैक्सेबल रहेगी अंडर नॉर्मल प्रोविजंस। ठीक है सर, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ। देखो क्या होता है कि एक रिजर्व अकाउंट में हमको पैसे डालना पड़ता है, ठीक है। रिजर्व अकाउंट में हमको 20 लाख रुपए डालना पड़ता है, 20% डालना पड़ता है, ठीक है। मान लेते हैं अपनी टोटल इनकम है, बुक प्रॉफिट अपनी 50 लाख रुपए है, ठीक है। तो 50 लाख रुपए में से आपको डालना था कितना? 20%, मतलब कितना हो गया? 10 लाख रुपए हो गया। 10 लाख रुपए आपको डालना था, आपने नहीं डाले। आपने कितने रुपए डाले? आपने डाले 6 लाख रुपए। तो मान लो 5 लाख रुपए डाले आपने, तो आपने कितना लाख रुपए नहीं डाले? आपको डालना चाहिए था 10 लाख रुपए, आपने डाले 5 लाख रुपए। शॉर्टफॉल कितना हुआ सर? 50% का शॉर्टफॉल हुआ, ठीक है। 50% हमने नहीं डाले, तो अब जो आपकी टनेज इनकम रहेगी ना, उसमें से 50% नॉर्मल प्रोविजन में टैक्सेबल होगी एंड 50% आपकी टनेज इनकम के साथ टैक्सेबल होगी। समझा? अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से। वुड एनी अमाउंट बी टैक्सेबल अंडर अदर प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 एज पर सेक्शन 115 VT सबसेक्शन 5 if BMT shipping company has transferred rupees 15 lakhs to tonnage tax reserve account during PY 2021 and what is the amount so taxable? तो हाँ सर, हमको अमाउंट रिक्वायर कितना था क्रेडिट करने का? 20 लाख रुपए। हमने कितना किया सर? 15 लाख रुपए। शॉर्टफॉल कितना हुआ सर? 5 लाख रुपए का शॉर्टफॉल हुआ है। 5 लाख रुपए का शॉर्टफॉल मतलब 5 लाख डिवाइड 20 लाख कितना होता है? 25% सर। 25% का शॉर्टफॉल किया हमने। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारी इनकम कितनी है सर। हमारी इनकम कोर प्लस नॉन कोर से है सर 70 लाख रुपए एंड 14 लाख रुपए, ठीक है। तो 70 लाख और 14 लाख अपनी इनकम है, टोटल हो गई 84 लाख रुपीज, ठीक है। टोटल आपकी 84 लाख रुपीज। तो 84 लाख रुपीज में सर कितना परसेंट हमको नॉर्मल प्रोविजन से टैक्सेबल करना पड़ेगा? जितना आपका शॉर्टफॉल था। कितना शॉर्टफॉल था सर? 25% शॉर्टफॉल था। तो ये आ गया देखो 84, 25% शॉर्टफॉल होगा ना, तो आपका 84 इंटू 25% कितना आ गया? 21 लाख रुपए। ये आपका 21 लाख रुपए आंसर, ठीक है। अब ये प्रोविजन आई, मतलब मुझे पता है कि बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा ये प्रोविजन, एंड पता होना जरूरी भी नहीं है यार। टनेज टैक्सेशन इतना छोटा सा पार्ट है अपने DT इतने बड़े कोर्स का, और हम इसको इतना याद नहीं रख सकते। बट अभी क्वेश्चन में आया तो इतना याद कर लो। अभी मैं आपको जाके पढ़ने नहीं बोल रहा हूँ, जितना अभी क्वेश्चन में पढ़ा रहा हूँ उतना याद कर लो, क्योंकि MCQ में आ सकता है और इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। जितना इस क्वेश्चन में पूछ लिया ना, इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता, और इससे ज़्यादा पूछ भी लिया अगर तो उतना नॉर्मल उसको पढ़ के चलो, क्योंकि इतना अपन याद नहीं रख सकते। बहुत बड़ा है डिटेल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस भी है याद करने के लिए, ठीक है। बट ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो मैं कवर करता हूँ अपने टेलीग्राम के ऑडियो चैनल में, मतलब टेलीग्राम चैनल पे ऑडियो जो पार्ट है मेरा ऑडियो रिविजन्स का, वहाँ मैं रिविजन क्लिप डालता हूँ ऑडियो की, जिसमें ये छोटी छोटी चीज़ें जो अपन भूल जाते हैं जनरली, वो मैं कवर करता हूँ। तो आप जाके टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23.5, व्हाट शैल बी इनकम कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 44B ऑफ एलिमेंट शिपिंग कंपनी। अब ये आ गई एलिमेंट शिपिंग कंपनी। हमने बात की थी जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना, तभी हमने बात की थी सर यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है ना सर, गुड शिप्ड एट पोर्ट और फिर इन इंडिया आउटसाइड इंडिया,
तो हमको याद आ रहा है सर ये 44B आएगा इसमें, और आ गया देखो। अब पूछ रहे हैं एलिमेंट शिपिंग कंपनी क्या होता है, तो 44B में अगर आपको याद होगा और आपने हमारे प्रीवियस MCQ वीडियोस देखे होंगे तो आपको पक्का याद होगा कितना होता है सर, 7.5% ऑफ अमाउंट रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो गुड्स शिप हुए हैं एट पोर्ट्स इन इंडिया, ठीक है, तो इंडियन पोर्ट्स पे गुड्स आए हैं, तो इसका अमाउंट जो इन इंडिया आएगा आउटसाइड इंडिया, वो दोनों लेना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, गुड्स शिप्ड एट पोर्ट्स इन इंडिया, जो इंडिया में शिप होके आए हैं गुड्स, उसमें जो अमाउंट रहेगा इन इंडिया आउटसाइड इंडिया दोनों हमको लेना पड़ेगा। बट जो गुड्स शिप हुए हैं एट पोर्ट्स आउटसाइड इंडिया, इसमें जो अमाउंट इंडिया में है वो तो अपन लेंगे, पर जो आउटसाइड इंडिया है वो नहीं लेंगे। ठीक है, तो अपन कौन सा अमाउंट लेंगे इसमें, सिर्फ 3 अमाउंट ले रहे हैं, 200, 150 और 180। ठीक है, तो ये हो गया टोटल 530। अब 530 का सर 7.5% निकाल लो सर फटफट, तो आपका आंसर आ जाएगा सर, आ गया 39.75 लाख रुपीज आंसर। इट्स दैट सिंपल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 24। Ujay International AG is a company incorporated under the laws of Switzerland and is a tax resident of Switzerland. It operates specific website ujayinternational.com, providing an online platform for sale of goods, provision of services, as well as for facilitating the purchase and sale of goods and services of third parties to user based in India and outside India. ठीक है, it does not have any PE in India. Okay. अब क्या दिया यहाँ पे, द मोडस ऑपरेंडी ऑफ थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शंस अंडरटेकन थ्रू सच वेबसाइट ऑपरेटेड बाय एसएससी इज अंडर। अब ये दिया हुआ है कि सेलर लिस्ट करता है प्रोडक्ट को, फिर उसकी फोटो डालता है, फिर डिस्क्रिप्शन लिखता है, फिर प्राइस लिखता है वहाँ पे, फिर बायर आता है, बायर रजिस्टर करता है खुद को, फिर सर्च करता है, फिर खरीदता है, फिर वो पेमेंट कैसे करता है, ये पूरा मोडस ऑपरेंडी दिया हुआ है जो कोई काम का नहीं है। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ऐसा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको कि क्या चीज़ काम की नहीं है, क्या है काम की। तो ऐसे ये काम की नहीं, तो इसमें पढ़ के हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। ujayinternational.com also collects data of potential customers located in different parts of India and Southeast Asian countries who are interested in holidaying in different countries of Europe and Asia from GE Tourism Private Limited, an Indian company, and other companies in Southeast Asia. मतलब डेटा कलेक्ट करता है टूरिज्म के बारे में। इट सेल्स दिस डेटा टू डिफरेंट टूरिज्म कंपनीज एंड होटल्स इन यूरोप एंड एशिया एंड अर्न्स रेवेन्यू फ्रॉम देम। ये डेटा कलेक्ट करता है, उसको बेचता है, उससे पैसे कमाता है। ठीक है, assume that the gross receipts of Ujay International AG from e-commerce supply of services is rupees 8 crore during PY 2021. ठीक है, अब पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। Mr. Alex, being a resident of UK, visited India during November 2020 and he ordered certain apparel of brand Ujay worth rupees 10,000 from an online website ujayinternational.com during his stay in India. मतलब जब इंडिया आया था तब उसने ऑर्डर किया था। His apparels were delivered via ready-made garment showroom located in Connaught Place, Delhi. Which of the following statement is correct? अब हमको इक्वलाइजेशन लेवी में अगर आपने नया जो प्रोविजन आया है सेक्शन 165A वो नहीं पढ़ा होगा तो मैं पढ़ा देता हूं आपको फट से। क्वेश्चन सेक्शन 165A, चार्ज ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी ऑन ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विसेज। ठीक है, फर्स्ट चार्जेबिलिटी पढ़ते हैं हम। इक्वलाइजेशन लेवी ऑफ 2% वुड बी चार्जेबल ऑन द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय एन ई कॉमर्स ऑपरेटर फ्रॉम ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विसेज मेड or provided or facilitated by it to a person resident in India, to a non-resident in specified circumstances as provided below, or to a person who buys such goods or services or both using internet protocol address located in India. ठीक है, किन किन को अगर बेचेगा तो लगेगा, एक तो जो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, एनआर अगर एनआर को बेच रहा है उसको स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस में हम जो पढ़ने वाले हैं नीचे, एंड to a person who buys such goods or services or both using internet protocol address in India, मतलब IP एड्रेस भी इंडिया का है, वो यूज करके भी आप अगर कोई पर्सन बाय कर रहा है तो उसके लिए भी इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा। ठीक है, अब नॉन चार्जेबिलिटी ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी देखते हैं अपन कब कब नहीं लगेगा। वेयर द ई कॉमर्स ऑपरेटर मेकिंग और प्रोवाइडिंग और फैसिलिटेटिंग ई कॉमर्स सप्लायर सर्विसेज हैज अ PE in India and such ई कॉमर्स सप्लायर सर्विसेज इज इफेक्टिवली कनेक्टेड विद सच PE। मतलब क्या हो रहा है, अगर PE है इंडिया में, पी मतलब परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है उसका इंडिया में ई कॉमर्स ऑपरेटर का, एंड जो उसकी सर्विसेज और सप्लाई है इट इज इफेक्टिवली कनेक्टेड विद सच पी। ठीक है, तो उस केस में आपको ये नहीं लगेगा क्या, इक्वलाइजेशन लेवी। सेकंड, वेयर द इक्वलाइजेशन लेवी इज लेविबल अंडर सेक्शन 165, जो 165 में हमको नॉर्मली लगती है 6% वो है, तो भी इसमें नहीं लगेगा। एंड थर्ड, सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स एज द केस में बी ऑफ द ई कॉमर्स ऑपरेटर फ्रॉम ई कॉमर्स सप्लायर सर्विसेज मेड और प्रोवाइडेड or facilitated is less than rupees 2 crores during the previous year.
हमने क्वेश्चन में क्या पढ़े थे सर, कितनी है, हमने पढ़े थे सर उसकी है 8 करोड़ रुपए, तो वो तो इससे बाहर हो गया, ठीक है। और हमने पढ़े थे उसका पी भी नहीं इंडिया में, तो भी वो इससे बाहर हो गया, मतलब उसको लगने वाला है, ठीक है। अब स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस क्या है जो यहाँ बात की है जिसके बारे में, सेकंड, टू अ नॉन रेसिडेंट इन द स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस एज प्रोवाइडेड बिलो। तो स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस क्या है, सेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट विच टारगेट्स अ कस्टमर हु इज रेसिडेंट इन इंडिया और अ कस्टमर हु एक्सेसेस द एडवर्टाइजमेंट थ्रू IP एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया, ठीक है। सेकंड है सेल ऑफ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ पर्सन हु इज रेसिडेंट इन इंडिया और फ्रॉम अ पर्सन हु यूजेस IP एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया, ठीक, क्या बोला है, सेल ऑफ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम पर्सन। हम लोग क्वेश्चन में पढ़े थे सेल ऑफ डेटा के बारे में, ठीक है। अब पढ़ते हैं फिर से क्वेश्चन फर्स्ट। मिस्टर एलेक्स बीइंग अ रेसिडेंट इन UK विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग नवंबर एंड ऑर्डर्ड सर्टेन अपेरल ऑफ ब्रांड उजय वर्थ 10,000 फ्रॉम ऑनलाइन वेबसाइट ujainternational.com। अब हालांकि ये नॉन रेसिडेंट है, बट ये क्या कर रहा है, इंडिया का IP एड्रेस यूज कर रहा है, तो यहाँ इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा क्या, हाँ सर लगेगा। कितना परसेंट लगेगा सर, 2% लगेगा। 2% कितना, 10,000 पे 10,000 पे 2% कितना होता है, 200 रुपए सर, ठीक है। अब व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी चार्ज इन द मंथ ऑफ मार्च बाय उजय इंटरनेशनल AG। अब उसकी ड्यू डेट क्या होती है, तो मैंने ड्यू डेट यहाँ पे लिखी दी आपको याद कराने के लिए। देखो, क्वार्टर एंडिंग 30 जून के लिए होती है 7 जुलाई, 30 सितंबर के लिए होती है 7 अक्टूबर, 31 दिसंबर के लिए होती है 7 जनवरी और 31 मार्च के लिए होती है 31 मार्च। तो ये मार्च के मंथ में है, तो 31 मार्च इसकी ड्यू डेट हो जाएगी। बी ड्यू डेट याद कर लेना आप ऐसी, बट क्वेश्चन में जितना आ रहा है याद कर लो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इक्वलाइजेशन लेवी वुड बी चार्जेबल अज्यूमिंग दैट द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ ई-कॉमर्स ऑपरेटर इज ₹2 करोड़ ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पे क्या बोलता था, 2 करोड़ लेस देन बोला था कि लेस देन इक्वल टू बोला था या अप टू बोला था, क्या बोला था, एक्सीड नहीं करना चाहिए कि 2 करोड़ भी नहीं होना चाहिए। अपन देख लेते हैं एक बार। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ मेरे ऑलमोस्ट आजकल, क्योंकि हर वीडियो में कोई ना कोई पॉइंट आता है ऐसा कि जहां पे लिमिट दी है ना, वहां आप पढ़ो कि लेस देन 2 करोड़ है कि अप टू 2 करोड़ है कि एक्सीडिंग 2 करोड़ है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू है कि सिर्फ ग्रेटर देन है कि सिर्फ लेस देन है कि लेस देन इक्वल टू है, मतलब 2 करोड़ भी चलेगा क्या। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इज लेस देन 2 करोड़, लेस देन 2 करोड़ मतलब 2 करोड़ नहीं चलेगा। मतलब अगर लेस देन 2 करोड़ रहता है तो अपने को चार्जेबल नहीं होता ई-कॉमर्स इक्वलाइजेशन लेवी, बट यहाँ पे 2 करोड़ है टर्नओवर, बोल दिया उसने, टर्नओवर है 2 करोड़ तो चार्जेबल होगा, मतलब, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, वेयर ई कॉमर्स ऑपरेटर बीइंग अ रेसिडेंट, रेसिडेंट है, इको नहीं लगेगा, नॉर्मल ई कॉमर्स ऑपरेटर नॉन रेसिडेंट उसको लगता है। वेयर एन ई कॉमर्स ऑपरेटर बीइंग अ नॉन रेसिडेंट हैविंग पी इन इंडिया, इंडिया में पी है तो लगेगा क्या, नहीं सर, हमने अभी पढ़े थे पी नहीं होता चाहिए, इंडिया में नहीं होना चाहिए पी, तब लगता है। वेयर अ नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर हैविंग पी इन इंडिया आ गया, नहीं लगेगा। वेयर ई कॉमर्स ऑपरेटर बीइंग अ नॉन रेसिडेंट हैविंग नो पी इन इंडिया provides access to online movies, TV shows and other content to Indian customers via its electronic platform, इसको लगेगा सर, हाँ सर लगेगा, इसमें सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24.4, ujainternational.com collects data of potential customers located in different parts of India who are interested in holidaying in Singapore from GE Tourism India Private Limited। हम क्वेश्चन में पढ़ा था ये। During November 2020, it sells data to Y Tourism Private Limited Singapore for 1 लाख रुपीज। अब कलेक्शन ऑफ डेटा पे लगेगा क्या, नॉन रेसिडेंट है ये, नॉन रेसिडेंट को स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस में इक्वलाइजेशन लेवी लगता है, हमने अभी पढ़ा है। उसमें स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस कौन से होते हैं, पहला तो सेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट होता है, सेकंड होता है सेल ऑफ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम पर्सन हु इज रेसिडेंट इन इंडिया और फ्रॉम अ पर्सन हु यूजेस IP एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया। अब इसने किससे कलेक्ट किया है डेटा, डेटा इसने कलेक्ट किया है GE टूरिज्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये लोकेटेड इन इंडिया है क्या, GE टूरिज्म, हाँ, इससे इसने डेटा कलेक्ट किया, इसको ये सेल कर रहा है, तो 1 लाख रुपए पे 2% इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा क्या, हाँ सर लगेगा। 2,000 रुपए का 1 लाख पे 2%, दैट इज 2,000 रुपए का, ठीक है। पूरा निचोड़ लिया इसने, मतलब वो पूरा एक सेक्शन है ना अपना 165A, वो पूरा कवर कर लिया इस सेक्शन में, मतलब अगर वो आपको याद है सेक्शन तो पूरा क्वेश्चन बन जाएगा इजीली, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिस्टर एम age 45 years, an Indian citizen is employed with a multinational company worldwide limited. Mr. M holds a senior level position as pharmaceutical researcher in the Indian group company of worldwide limited based at Mumbai since 2009 से है। Considering the importance of his role in worldwide group, his exceptional performance in India, for the first time in year 2020, for the first time
he was entrusted with the task to travel in other group companies of Worldwide Limited outside India to share his knowledge, findings in research, etc. while continuing to be based at मुंबई ऑफिस. मतलब मुंबई ऑफिस में बेस्ड है वो, बट उसको बाहर भेजा जा रहा है. ठीक है, तो अब उसके ट्रैवल की डिटेल्स दी है. 20 अगस्त से 10 नवंबर तक वो यूके गया, ऑस्ट्रेलिया गया, 21 नवंबर से 23 दिसंबर तक, 10 जनवरी से 26 मार्च तक गया वो फ्रांस. अब सैलरी क्या दी उसकी पढ़ लेते हैं. मिस्टर एम इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ ₹43,80,000 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021. द एंटायर सैलरी इज पेड बाय इंडियन कंपनी इन हिज बैंक अकाउंट. उसके बैंक अकाउंट में इंडियन कंपनी ने पूरी सैलरी पे की है. Proportionate salary was however borne by overseas companies based on the number of days he was physically present and working for them in respective countries. Born की किसने, बाहर की कंट्रीज के कंपनीज ने. The overseas companies have reimbursed the proportionate amount of salary to Indian company. ठीक है. Other than salary, he has not disclosed details of income under any other head to his employer. अब उसने हाउस प्रॉपर्टी के बारे में, इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स के बारे में दिया है. बाप रे, इतना बड़ा क्वेश्चन है. मिस्टर एम, डरो मत, अपन पूरा सॉल्व करेंगे अच्छे से, बिल्कुल मत डरो. देखो इधर, हाउस प्रॉपर्टीज. मिस्टर एम्स ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी इन मुंबई सिंस 2009 which he occupies for his own residence. He continues to repay the loan availed in year 2009 for purchases of his property. The interest payable for financial year 2021 on such loan is ₹425,000. The brought forward losses attributable to his house property for AY 1920 and 2021 is ₹5 lakh. Impressed by better infrastructure, quality education and safety in UK, Mr. M bought a residential house in UK in December 2020. He earned rental income of GBP 3,300. ठीक है, from letting out of property. अब TTBR रेट दिया अपने को 4 उसके अलग अलग डेट पे. अब इन्वेस्टमेंट दिया शेयर्स में. Mr. M had purchased 500 shares of Indian company XYZ Limited on 17th March 2017 at a cost of ₹150 per share. STT paid. As per scheme of amalgamation dated 10 January 2018 between XYZ and another company, PQR Limited, M received 250 shares of PQR Limited in lieu of his shareholding in XYZ Limited. On 4th April 2020, Mr. M sold shares of PQR Limited at ₹325 per share. ठीक है सर, ये सब अपन इसका क्वेश्चन आएगा, मतलब कैपिटल गेन का, ये भी पढ़ेंगे अपन आगे, क्वेश्चन ऑफ करते टाइम देखेंगे. ठीक है. फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव, choose the most appropriate answer to the following questions. What is the residential status of Mr. M for AY 21-22? अब सर ये कितने दिन बाहर रहा है वो देखते हैं पहले. ये रहा है 20 अगस्त से 10 नवंबर तक, 21 नवंबर से 23 दिसंबर एंड 10 जनवरी से 26 मार्च तक. मतलब इंडिया में कितने दिन रहा है, ये देखो यहाँ पे लिया है मैंने. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त के 20 दिन, सितंबर में 12 दिन, अक्टूबर में 9 दिन, अक्टूबर है, नवंबर के 9 दिन है, दिसंबर, जनवरी, ऐसा मिला के टोटल कैलकुलेट कर लेना आप. वो मतलब मैं गिन के नहीं दिखाऊंगा आपको, वो मैंने किया है, गिना है, तो होता है 179 डेज. मतलब वो 182 डेज से कम रहा है. मतलब फर्स्ट बेसिक कंडीशन जो होती है कि उसको 182 डेज रहना है इंडिया में मिनिमम, वो सर्टिफाई नहीं होती है. अब सेकंड बेसिक कंडीशन क्या है आपकी, सर 60 डेज इन अ प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन लास्ट प्रीवियस ईयर. ये रहा है क्या वो? हाँ सर रहा है. कैसे पता आपको? क्योंकि 2009 से इंडिया में, पहली बार 2020 में उसको बाहर जाने मिला है, तो पक्का ये रहा है पिछले 4 साल में 365 डेज के ऊपर, और 60 दिन इस साल तो रहा है ये, तो ये रेजिडेंट तो है. अब निकालना है हमको ROR है कि RNOR है. तो ROR होने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है. कौन सी 2 एडिशनल कंडीशंस? एक तो वो रेसिडेंट ऑफ 2 प्रीवियस ईयर होना चाहिए इन लास्ट 10 प्रीवियस ईयर्स, एंड स्टे इन इंडिया उसका होना चाहिए 730 दिन और मोर इन लास्ट 7 प्रीवियस ईयर्स. अब सर ये 2 कंडीशन कैसे से देखेंगे अपन? तो देखो, वो 2009 से इंडिया में है, ठीक है, 2020 में पहली बार बाहर गया है, तो इतने साल तो इंडिया में रहा है. मतलब पिछले 10 साल में 2 साल रेसिडेंट होगा क्या वो? ऑब्वियसली होगा सर. स्टे इन इंडिया 730 दिन हुआ क्या लास्ट 7 प्रीवियस में? ऑब्वियसली होगा सर. मतलब दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या? हाँ सर हो रही है. मतलब वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा. दैट इज योर आंसर, है ना. अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं. व्हाट वुड बी द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज टू बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 192 एज्यूमिंग दैट ही डज नॉट ऑप्ट फॉर सेक्शन 115 BAC. अब उसने 115 BAC ऑप्ट नहीं किया है, तो TDS कितना कटेगा सैलरीज में ना, मतलब TDS में इनकम कितनी चार्जेबल होगी. ठीक है,
तो देखो उसको सैलरी कौन करता है, इंडिया कंपनी पे करती है सैलरी इसको पूरी, ठीक है। तो इंडियन कंपनी एंटायर सैलरी पे करती है, तो उसकी पूरी सैलरी, हाँ पूरी सैलरी पे टीडीएस काटना पड़ेगा क्या? ऑब्वियसली सर काटना पड़ेगा टीडीएस, पूरी सैलरी पे काटना पड़ेगा सर। पर उसको प्रोपोर्शनेटली तो बाहर से उसको फंडिंग मिल जा रही है, मतलब कंपनी को रिएम्बर्समेंट मिल जा रहा है बाहर की कंपनी से, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इंडियन कंपनी इसको पूरा पैसा पे कर रही है तो इंडियन कंपनी को पूरे पैसे पे टीडीएस काटना पड़ेगा। मतलब कितने पे? 43,80,000 पे। पर सर आंसर तो 43,30,000 है बेटा। तो टीडीएस काटते टाइम डिडक्ट करना पड़ेगा ना स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000। भूल गए क्या? स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 करना पड़ेगा उसको वाइल डिडक्टिंग टीडीएस। तो कितनी सैलरी मतलब लेंगे उन लोग? 43,30,000। दैट इज योर आंसर, 43,30,000 आफ्टर टेकिंग डिडक्शन ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 रुपीज, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स ऑन सेल्स ऑफ शेयर ऑफ PQR लिमिटेड। अब यहाँ पे लग जाएगा सर सेक्शन 112A। इतने सारे सेक्शन आ रहे हैं तो वो कंफ्यूजन हो जाता है। अब सर उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालते हैं सर? वो निकालते हैं एज पर सेक्शन 55। वो क्या होती है सर? हायर ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड सेकंड फिगर। एंड सेकंड फिगर क्या है? लोअर ऑफ सेल कंसिडरेशन एंड FMV। अब सेल कंसिडरेशन एंड FMV एज ऑन 31/1/2018 निकालते हैं, उसमें से लोअर अमाउंट लेते हैं एंड उसमें और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में हायर अमाउंट लेते हैं। इससे आता है आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था सर। उसने लिया है सर XYZ लिमिटेड के शेयर मार्च 2017 को 150 पर शेयर में, तो 500 × 150, ठीक है, ये हो गया 75,000, ठीक है। अब सर उसको ना 250 शेयर मिले किसके? PQR लिमिटेड के, तो 250 शेयर सेल कर रहा है वो। तो अब FMV देखेंगे अपन एज ऑन 31/1/18। अब 31/1/18 किसकी देखेंगे हम? PQR लिमिटेड के शेयर की देखेंगे ऑब्वियसली। अब वो जो उसको 150 शेयर खरीदा था उसने, वो तो कन्वर्ट हो गया ना किसमें? PQR लिमिटेड के शेयर में। तो अब आगे जो POH और जो भी चीजें हैं अपन दोनों की मिला के लेते हैं एक तो, और अपन जो वो निकालेंगे FMV और सेल कंसिडरेशन, वो PQR लिमिटेड का जो FMV है और सेल वैल्यू है उससे निकालेंगे। तो आपका FMV कितना है एज ऑन 31/3/18? 360 रुपीज, ठीक है। 360 × 250 शेयर्स, 90,000 आपका आ गया FMV। अब सेल वैल्यू क्या है सर? उसने सेल किया है सर 325 पर शेयर में, तो 325 × 250 शेयर 81,250 में किया है सर। तो अब FMV और सेल वैल्यू में सर लोअर क्या है सर? 81,250, ये ले लेंगे यहाँ पे, यहाँ ले लिया अपन 81,250। एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है सर उसका? वो है 75,000। अब 75,000 और 81,250 में हायर कौन सा ले लेंगे? 81,250, ये हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। देखो आंसर 81,250, सिंपल, ठीक है। सर आप हर क्वेश्चन के बाद सिंपल 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 बोल रहे हो, सिंपल लग रहा है ना आपको? नहीं लग रहा है? अगर सिंपल तो आपके प्रोविजंस इतने स्ट्रांग नहीं है। डोंट वरी, जितने प्रोविजंस अपन यहाँ कर रहे हैं उसको तो आपको पक्का याद हो जाएंगे, अपन बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सिंपल नहीं लग रहे हैं, आपको प्रोविजंस याद नहीं आ रहे हैं, तो प्रोविजंस जाके पढ़ो अच्छे से। MCQ के लिए अलग से 1500 MCQ 2000 MCQ सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ICSE ने ये बुकलेट दिया फर्स्ट टाइम, ये सॉल्व करना ज़रूरी है इसलिए मैं करवा रहा हूँ। बाकी जो बुक्स में ऑथर्स देते हैं 1500 MCQ 2000 MCQ 1000 MCQ, वो सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में जो MCQs आते हैं वो एकदम अलग आते हैं, आपके देखे हुए नहीं आएंगे मोस्टली वो। एंड उसके लिए आपके अगर कंसेप्ट थॉरोली रिवाइज होंगे, थॉरोली पढ़े हुए होंगे, तभी वो MCQs बनेंगे। इतने छोटे छोटे पॉइंट्स डालता है ना, अगर हमें थॉरोली पढ़ के नहीं गया ना तो MCQs नहीं बनेंगे। इसलिए ICSE ने MCQs लेके आया, क्योंकि जब सब्जेक्टिव पेपर होता था अपन कुछ ना कुछ सॉल्व करके स्टेप मार्किंग ले लेते थे। बट अब वो 30 मार्क्स के जो MCQs है ना, उसमें आपका अगर कंसेप्ट थॉरो है, अगर आपको सब बनता है तो ही आपको MCQs बनेंगे। अगर आप आधा अधूरा पढ़ के जाओगे तो MCQs नहीं बनेंगे, दैट्स फॉर श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर M wants to know his tax liability under section 115 BAC. For this purpose, what would be the amount of income chargeable to head under the head income from house property? अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कौन सा रहेगा? तो सर उसने तो एक तो उसका SOP हो गया, कौन सा वाला? ये जो मुंबई में हाउस प्रॉपर्टी है। अब जो बाहर उसने लिया है वो लेट आउट मान लेंगे, ठीक है। उसका रेंट कितना है? 3300 GBP है, ठीक है, 3300 GBP। अब इसमें सर रेट कौन सा लेंगे? रेट लेंगे उसमें 31 मार्च का। TTBR ऑन द लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर विल बी टेकन फॉर कन्वर्जन, ठीक है। तो उससे अपन ने कन्वर्ट कर दिया उसको।
उसमें से डिडक्शन दे देंगे 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो उसका टैक्सेबल एचपी आ जाएगा 214,992। अब सर उसने 115 बीएससी ऑप्ट किया है, तो उसने जो इसमें इंटरेस्ट बढ़ा है 425 का, ये मिलेगा क्या सर, मिलेगा क्या? तो बेटा आपको याद करा दूँ एक चीज़ कि 115 बीएससी, एक मिनट दिखाता हूँ आपको स्मार्ट नोट्स में कहाँ है 115 बीएससी। अरे देखो इसमें ना हाउस प्रॉपर्टी का जो आपका इंटरेस्ट होता है एसओपी में वो अलाउड नहीं रहता। ये मैंने लिस्ट बनाया हूँ क्या क्या चीज़ें अलाउड नहीं रहती, उसकी लिस्ट बनाया हूँ। तो इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी जो एसओपी का इंटरेस्ट रहता है वो अलाउड नहीं रहता, बट एलओपी और डीएलओपी का इंटरेस्ट अलाउड रहता है। तो यहाँ पे इसने जो हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट भरा है, अच्छा ये तो वही चल रहा है, तो यहाँ पे इसने हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट भरा है 4,25,000 रुपये। अलाउड रहेगा क्या सर? नहीं रहेगा अलाउड। क्यों? क्योंकि एसओपी का इंटरेस्ट है, तो ये अलाउड नहीं रहेगा। क्योंकि इसने क्यों अलाउड नहीं रहेगा? क्योंकि इसने 115 बीएससी लिया हुआ है। ठीक है, तो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन आ गया और ये आ गया आपकी टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी इनकम 214,992। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। मिस्टर एम डज नॉट ऑफर इनकम फ्रॉम यूके प्रॉपर्टी इन हिज रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड फॉर AY 2022. Assessment has been made under section 143(3), but assessing officer has not noticed this fact. ठीक है, what is the time limit for issuance of notice under section 148 in this case to bring tax to income escaping assessment? अब 148 में जब फॉरेन इनकम इन्वॉल्व होती है तो कितना टाइम रहता है नोटिस इशू करने के लिए? सर उसमें रहता है 16 साल फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट FI। तो 16 साल कब तक होंगे? टिल मार्च 2038, है ना? यस सर, हो गए सर 5 क्वेश्चन हो गए सर। 5 क्वेश्चन और बचे हैं सर। 5 क्वेश्चन हम फटफट करते हैं ना। अब क्वेश्चन थोड़े इजी आगे, इजी आगे क्वेश्चंस करते हैं फटफट। ठीक है, आप भी पानी पी लो, मैं पानी पी लेता हूँ। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। पवन लिमिटेड एज एन इंडियन कंपनी एंगेज्ड इन ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी रिसीव्स द फॉलोइंग डिविडेंड इनकम during the PY 2021. It is liable to pay income tax at 25% since its total turnover for PY 18-19 does not exceed rupees 400 crores. ठीक है, for the PY 2021 the company has paid interest on loan borrowed for making investment in following companies. अच्छा, उन्होंने इंटरेस्ट भरा हुआ है, ठीक है, ये कंपनीज में इन्वेस्ट किया उसने। XYZ इंक में इन्वेस्ट किया, फॉरेन कंपनी है, 25% ऑफ नॉमिनल वैल्यू है उसमें उसकी। PQR इंक है, ये भी फॉरेन कंपनीज पे 30% नॉमिनल वैल्यू है। ABC लिमिटेड में इंडियन कंपनी से 51% नॉमिनल वैल्यू है। एंड XYZ लिमिटेड इंडियन कंपनीज पे 10% नॉमिनल वैल्यू है। ठीक है, अब उज्जवल अ शेयर होल्डर होल्डिंग 10% इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी बोरोड ₹2 लाख फ्रॉम द कंपनी ऑन 31/8/2020। कौन सी कंपनी? पवन लिमिटेड से इसने बोरो किया कितने? 2 लाख रुपए। उज्जवल हैड अर्लियर टेकन अ लोन फ्रॉम अ NBFC फॉर इन्वेस्टिंग इन इक्विटी शेयर्स ऑफ पवन लिमिटेड एंड ऑन 31/3/21 ही पेड इंटरेस्ट ऑफ 21,000 ड्यू फॉर PY 2021। ठीक है, उसने कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए क्या लिया है? लोन में, मतलब लोन लिया, उसका इंटरेस्ट भरा उसने 21,000 रुपए। ठीक है, द कंपनी डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 2,20,000 एट इट्स जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन 10/3/2020। इट पेड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऑन 24/3/2020। इट डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर्स ऑन 10/4/2020। ठीक है, द कंपनी डिक्लेयर्ड डिविडेंड ऑफ ₹3,20,000 एट इट्स AGM हेल्ड ऑन 30/9/2020 which is distributed in October 2020. ठीक है, the accumulated profit of Pawan Limited as on 31/8/2020 was ₹20 lakhs. Pawan Limited का accumulated profit कितना है? 20 लाख रुपए। अब following are the major shareholders of Pawan Limited. कौन कौन है? अनीता 50% शेयर्स, महक के पास 10% शेयर है, उज्जवल के पास 10% शेयर है। अब following are the details of other income of Miss Anita. अब अनीता के बारे में डिटेल्स दी है। Miss Anita has taken a loan of ₹10 lakh few years ago from Mr. J at 8% simple interest to acquire shares of Pawan Limited. ठीक है, Anita has also taken housing loan which was sanctioned by SBI on 1/5/19. The house was purchased for ₹60 lakhs, but the stamp duty value of the house on the date of purchase was ₹45 lakhs. 45 lakhs stamp duty value, याद रखना, बाद में काम आएगी। She does not own any other residential house property on the date of sanction of loan. अब 45 लाख रुपीज मैंने स्टैम्प ड्यूटी बोला हूँ, तो आपको कुछ क्लिक हुआ का? ये सोचो, क्लिक हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं क्लिक हुआ तो मैं आगे बताऊंगा और याद हो जाएगा अच्छी बात।
ड्यूरिंग द ईयर शी पेड इंटरेस्ट ऑफ ₹2.5 लाख एज इंटरेस्ट एंड 2 लाख टूवर्ड्स repayment of principal. The house was self-occupied till date by Miss Ankita. Miss Ankita is running a furniture business whose turnover is ₹90 lakhs. All receipts through banking channels. She has opted presumptive scheme of taxation and wishes to maximize her tax savings. इसने वो किया, presumptive लिया है. She has also earned interest of 50,000 on fixed deposit. Apart from above, she has no other income source. ठीक है. अब क्वेश्चंस आ गए. Which of the following statements is true in respect of dividend received by Pawan Limited? For answering this question, ignore deduction if any available under section ATM. ATM का इंटरेस्ट अपने को डिडक्शन जो होता है वो इग्नोर करना है आंसर करने के लिए. अब देखो पवन लिमिटेड को डिविडेंड मिला है, यहाँ पे 80,000 इससे मिला है, XYZ इंक से, PQR इंक से 180 मिला है, 9 लाख मिला है किससे, ABC लिमिटेड से, 50,000 मिला है XYZ लिमिटेड से. ठीक है, और इसके लिए उसने इतना एक्सपेंस किया है 8,000, 9,000, 160 और 8,000. ठीक है, अब ये सिर्फ PQR इंक और XYZ इंक के बारे में पूछा है इस क्वेश्चन में. तो PQR इंक क्या है सर, फॉरेन कंपनी है, और XYZ इंक क्या है, फॉरेन कंपनी है. XYZ इंक में उसका 25% नॉमिनल वैल्यू है, अपना कट ऑफ क्लियर नहीं होता है यहाँ पे, बट PQR इंक में उसका 30% है. तो क्या लग जाता है यहाँ पे सर, यहाँ पे लग जाता है सेक्शन 115 BBD. सेक्शन 115 BBD क्या है सर, सेक्शन 115 BBD में क्या होता है कि अगर कोई इंडियन कंपनी को फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिलता है और वो फॉरेन कंपनी में इंडियन कंपनी का 26% और मोर इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, तो वो डिविडेंड होता है टैक्सेबल एट द रेट 15% प्लस सेस एंड सरचार्ज इफ एप्लीकेबल. ठीक है, और इसमें कोई भी अदर एक्सपेंसेस अलाउड नहीं रहता, ग्रॉस डिविडेंड टैक्सेबल होता है. तो डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम PQR इंक इज टैक्सेबल एट 15%, है ना, प्लस सेस 4%. डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अदर कंपनीज इज टैक्सेबल एट 25% नॉर्मल. Interest expense of ₹1,76,000 to earn dividend income is allowable as deduction under section 57. अब सर 176 कहाँ से आया, देखो यहाँ पे 8,000, 9,000, 160 and 8,000. अब इसमें से जो PQR इंक का है ये इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा क्या सर, नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये एक्सपेंस अलाउ नहीं होता, ग्रॉस डिविडेंड टैक्सेबल होता है अंडर सेक्शन 115 BUT. तो नो अदर एक्सपेंसेस अलाउड. ठीक है, तो 9,000 का एक्सपेंस आपको नहीं मिलेगा. कौन सा मिलेगा, 8,000 मिलेगा, 160 एंड 8,000, 8,000 प्लस 160 प्लस 8,000, 176,000. ठीक है, आंसर आ गया आपका 176 का, सी आंसर है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 26.2. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग डिविडेंड रिसीव्ड इन PY 2021 बाय पवन लिमिटेड एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इट इन अक्टूबर 2020. ठीक है, अब ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले अपन एक सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन ATM. ATM में क्या होता है, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन. ठीक है, अब अमाउंट ऑफ रिडक्शन क्या होता है, अमाउंट ऑफ रिडक्शन वुड बी लोअर ऑफ एग्रीगेट डिविडेंड रिसीव्ड इंक्लूडिंग डीम्ड डिविडेंड और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स ड्यू डेट. क्या होता है, डिविडेंड रिसीव्ड एंड डिविडेंड पेड, उसमें जो लोअर रहता है वो अमाउंट का आपको रिडक्शन मिलता है. ठीक है, अब डिविडेंड रिसीव कितना हुआ है शेयर इसको, पवन लिमिटेड को, पवन लिमिटेड को इनकम डिविडेंड की जो मिली है वो बहुत सारी मिली है. कितनी 9 लाख रुपए, 180 प्लस 50,000 प्लस 80,000, एंड आपका डिविडेंड इसमें पे कितना किया है, 3,20,000. तो किस चीज का रिडक्शन मिलेगा इसको, 3,20,000 का. तो ये आपको मिल जाएगा. देखो डिविडेंड डिक्लेयर जो किया है उसने, उस पर उसको DDT नहीं लगेगा. ठीक है, वो टैक्सेबल रहेगा इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स, बट उसको TDS काटना पड़ेगा पवन लिमिटेड को, किसमें, अंडर सेक्शन 194, है ना. एंड जो डिडक्शन मिलेगा पवन लिमिटेड को कितना रहेगा, 3,20,000, क्योंकि वो क्या रहता है, लोअर ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड एंड डिविडेंड पेड. ठीक है, तो 3,20,000 का डिडक्शन मिल जाएगा उसको ATM में. यह क्या हो गया आपका सेक्शन क्वेश्चन नंबर 26.2. अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 26.3. व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डिविडेंड टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस अनीता. मिस अनीता, अब मिस अनीता को कितना, 50% शेयर है मिस अनीता के. ठीक है, तो डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है पवन लिमिटेड ने, 3,20,000 डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है. तो शेयर्स कितने हैं अनीता के पास, अनीता के पास 50% शेयर है, तो उसको मिल जाएगा 1,60,000 रुपए का डिविडेंड मिल जाएगा. ठीक है, डिविडेंड मिल गया अनीता को 1,60,000 रुपए का, बट इसमें से अब उसको डिडक्शन मिलेगा खर्चे का. तो डिविडेंड अर्न करने के लिए जो खर्चा करते हैं उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है. ठीक है, बट इट कैन नॉट एक्सीड 20% ऑफ डिविडेंड इनकम. क्या बोल रहा हूँ मैं
कि जो खर्चा करते हैं उसका डिडक्शन मिलता है, बट इट कैन नॉट एक्सीड 20% ऑफ डिविडेंड इनकम। अब इसने खर्चा कितना किया डिविडेंड अर्न करने के लिए, देखते हैं पहले अपन। मिस अनीता हैड टेकन लोन ऑफ ₹10 lakh few years ago from Mr. J at 8% simple interest to acquire shares of Perman Limited। मतलब 10 लाख का लोन लिया था, उस पर 8% से 80,000 रुपये उसका कितना है एक्सपेंस है, बट उसका डिविडेंड इनकम कितनी है 1,60,000 रुपये। उसका 20% कितना होता है, 1,60,000 का 20% होता है सर 32,000 रुपये, 32,000। अब 32,000 का उसको डिडक्शन मिलेगा, 80,000 का नहीं मिलेगा। 80,000 और 20% 160 कितना होता है 32,000, विच एवर इज लोअर विल बी अलाउड। मतलब 32,000 का डिडक्शन अलाउड रहेगा उसको। तो डिविडेंड कितना टैक्सेबल होगा उसके हाथ में, 1,28,000। फास्ट हो गया, फिर से बोलता हूँ। देखो क्या होता है, डिविडेंड अर्न करने के लिए जो खर्चा मिलता है ना, उसको हम अलाउ करना पड़ता है एज अ रिडक्शन। ठीक है, फास्ट क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं, फास्ट पढ़ाने का रीजन ये है कि हमको जल्दी खत्म करना है, ये कम से कम समय में हमको खत्म करना है। बट फिर से एक बार समझा देता हूँ आपको। डिविडेंड अर्न करने के लिए जो हम खर्चा करते हैं वो हमको अलाउड रहता है एज अ रिडक्शन, बट वो एक्सीड नहीं कर सकता किस चीज़ को, 20% ऑफ डिविडेंड इनकम को। ठीक है, हमने यहाँ खर्चा कितना किए हैं, हमने यहाँ खर्चा किए हैं 80,000 रुपये। 10 लाख रुपये जो लोन लिए थे ना हमने, 10 लाख रुपये पे 8% से इंटरेस्ट आता है 80,000 रुपये, वो हमने खर्चा किए थे। बट हमारा डिविडेंड कितना है, हमारा डिविडेंड है 1,60,000। तो उसका रिडक्शन कितना मिलेगा सर, 1,60,000 का 20% कितना होता है 32,000। तो 32,000 मैक्सिमम रिडक्शन मिल सकता है हमको एक्सपेंसेस का। अगर इससे कम होता तो उतना मिलता, बट इससे ज़्यादा है, 80,000 है अपना एक्सपेंस, तो हमको रिडक्शन कितना मिलेगा सर, 32,000 का रिडक्शन मिलेगा। ठीक है, देखो सिंपल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 26.4। व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ Miss Anita for AY 2022 assuming that she does not opt for section 115 BAC। अब सर सेक्शन 115 BAC क्या है, आपको पता होगा, जो नया स्लैब आया सर 5%, 10%, 25, 15, 20, 25, 30 ऐसे रेट आए हैं। कितने 2.5 लाख के, उसमें 2.5 लाख रुपए से 5 लाख तक 5%, 5 लाख 7.5 लाख तक 10%, ऐसे करते करते बढ़ता है वो सर। तो इसमें ये बार बार क्यों पूछता है हर जगह, क्योंकि ना इसमें कुछ चीज़ें अलाउड नहीं रहती, डिडक्शंस अलाउड नहीं रहते इस पर। उसकी लिस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, उसका पूरा PDF स्मार्ट नोट्स से अवेलेबल है, उसका वीडियो भी अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको याद नहीं होगा तो देख लेना, याद हो जाएगा, वो वीडियो के देखने के बाद पक्का याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26.4। उसमें क्या बोल रहा है, उसकी इनकम निकालना है अपने को। तो मिस अनीता के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें लिखी है, तो मिस अनीता के पहले देखते हैं अपन PGVP इनकम कितनी है। सर 90 लाख रुपये उसका टर्नओवर है, 44 AD है, तो 6% के हिसाब से अपन ले लेंगे 5,40,000 उसकी PGVP इनकम। ठीक है, डिविडेंड की इनकम अपन निकाल लिए 1,28,000, हमको मिली डिविडेंड इनकम 128। ठीक है, तो 128 उनकी डिविडेंड इनकम आ जाएगी। अब बची उसकी दूसरी इनकम, देखते हैं अब देखिए सर, उसको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मिली है। ठीक है, इनकम नहीं मिली, उसको इंटरेस्ट भरती है हाउस प्रॉपर्टी का 2.5 लाख रुपए का। ठीक है, तो 2.5 लाख इंटरेस्ट में 2 लाख इंटरेस्ट अलाउड रहेगा अंडर सेक्शन 24। SOP का इंटरेस्ट मिलता है सर 2 लाख रुपए। अब सर यहाँ पे अगर वो 115 BAC लेती तो उसमें SOP का इंटरेस्ट नहीं मिलता, हमने अभी पढ़ा था ऊपर। ठीक है, तो 2 लाख रुपए का उसको इंटरेस्ट मिलेगा एज अ डिडक्शन। अब बाकी उसकी इनकम क्या है देखते हैं। और सर उसको फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिला 50,000 रुपये, तो ये मिल जाएगा उसको IOS में। अब इसने ना 2.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए टूवर्ड्स रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल भी किए, तो ये मिल जाएगा एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। डिडक्शन मिल गया एज 80C। ठीक है, अब आपको मैंने बोला था जब मैं स्टैम्प ड्यूटी बोल रहा हूँ 45 लाख रुपीज़ की, तो कुछ याद आ रहा है क्या, याद आ रहा है क्या, अभी याद करो एक बार, यहाँ मत देखो, आपने देख लिया होगा तो पता नहीं। 45 लाख की मैंने स्टैम्प ड्यूटी बोला, तो आपको याद आ रहा है कि कुछ डिडक्शन मिलता है क्या हाउस प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट में, मिलता है क्या, सोचो सोचो सोचो। हाँ सर मिलता है। देखो, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख तक है तो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन मिलता है रिडक्शन अंडर सेक्शन 80 EEA। क्या बोला मैंने, 80 EEA में इंटरेस्ट मिलता है हाउस प्रॉपर्टी पे, बट पहले अपने को लेना पड़ता है 24 में, उसके बाद जो बचा होता है वो मिलता है। तो 2.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए हमने ले लिए हैं किस चीज़ में, 24 में ले लिया ऑलरेडी, तो बचाओ 50,000 का मिल जाएगा, 80 EEA मिल जाएगा। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस 19 से ही आया, याद कर लेना। तो इसमें मिला आपको टोटल इनकम आएगी आपकी 318। आपको अगर ये 50,000 याद नहीं होगा तो आप आंसर करके आओगे 368, आपको लगेगा सही है, बट इंस्टीट्यूट यहीं छोटी छोटी जगह पे आपको टेस्ट करता है। वहाँ उसने स्टैम्प ड्यूटी 45 लाख बोला, क्यों बोला 45 लाख इसलिए बोला क्योंकि वो सेक्शन वहाँ पे 80 EEA को लेके आना चाहता था।
तो ये छोटी चीज़ों पे जगह पे आपको कैसे याद रहेगा, ये एमसीक्यू सॉल्व करने से नहीं बनती है चीज़ें, मतलब हाँ इससे आपको समझ में तो आ रहा है ऑब्वियसली, बट अगर ये एमसीक्यू में कवर नहीं रहता तो ऐसा पॉइंट, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट है जो एमसीक्यूज में कवर नहीं मिलेंगे आपको। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बहुत अच्छे से थॉरोली पढ़ाई करना पड़ेगा, आपके सब्जेक्ट की एकदम डीप में पढ़ना पड़ेगा। ऊपर ऊपर से हवा में पढ़ोगे तो नहीं होगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा सब चीज़ें, एक एक प्रोविजन आपको अच्छे से समझना चाहिए। अब 100% याद नहीं हो सकता, बट 80 EEE तो आपको याद आ जाना चाहिए, जैसे फॉर स्टैम्प ड्यूटी बोला वैसे याद आना चाहिए, ठीक है। वॉट विल बी डिविडेंड इनकम इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ उज्ज्वल। अब उज्ज्वल कौन है भाई, उज्ज्वल का कितना है 10% शेयर्स है, ठीक है। अब उज्ज्वल शेयर होल्डिंग कितनी, 10% इक्विटी की शेयर होल्डिंग उसकी, उसने कंपनी से बोरो किया 2 लाख रुपए। सर ये कौन सा डिविडेंड है सर, डीम डिविडेंड होता है ये अंडर सेक्शन 222E। क्यों, उसकी 10% इक्विटी शेयर होल्डिंग है इसलिए। अगर किसी भी शेयर होल्डर की 10% और ज़्यादा और मोर इक्विटी शेयर होल्डिंग होती है और वो डिविडेंड मतलब कंपनी से लोन लेता है तो उसको मानते हैं अपन डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222E, ठीक है। 21,000 का उसने एक्सपेंस किया, इंटरेस्ट पे किया, तो वो उसको डिडक्शन अलाउड रह जाएगा, ठीक है। 2 लाख रुपए का उसको डीम डिविडेंड मिला है और डिविडेंड 32,000 का इसमें, हाँ, और 3,20,000 रुपए का उसको 10% डिविडेंड मिला है, 10% शेयर है तो 32,000 रुपए, उसमें से डिडक्शन उसको अलाउड रहेगा 57 में 21,000 का टोटल इनकम हो जाएगी उसको 2,11,000। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 26। अब बचे 4 क्वेश्चन। सर जल्दी करा दो सर, अब बहुत बोर हो रहा है सर। बेटा बोर हो रहा है बट पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना आपको, कब पता नहीं चलेगा, 25 दिन आ जाएंगे, 25 दिन बचे रहेंगे और आपका पेपर आने वाले रहेंगे, तो वो जो झटका लगेगा ना, कैसा लगेगा यार 2 महीने पढ़ाई नहीं की, तो उस चीज़ से बच जाओ, अभी पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। मिस्टर सचदेवा had bought a residential house worth ₹4 crore at Worli, Mumbai in 2018 and let out the house on rent to Mr. Akhil. Okay, the property was funded through loan from SBI. The interest due for FY 2021 to SBI is ₹40 lakh, out of which he paid only ₹37 lakh during the year. Mr. Sachdeva then took a loan of ₹2 crore from another bank, namely MPC Bank, for construction of first floor in the house of self-occupation. ठीक है, द कंस्ट्रक्शन इज इन प्रोग्रेस ऑन 31/3/21. मिस्टर सचदेवा स्टार्टेड repaying EMIs due to MPC Bank during the PY 2021. He prepaid principal amount of 30 lakh and 5 lakh to SBI and MPC Bank respectively. He also paid interest of ₹5 lakh to MPC Bank out of 6 lakh being interest due for the period from 1/10/2020 to 31/3/2020. ठीक है। Mr. Sachdeva transfers ₹30 lakhs to his minor daughter Miss Risha's account on her birthday gift. Her daughter Risha purchased a house in village at Wada, ये कोई village होगा, in her name. Miss Risha gave the said house to Panchayat head from April 2022 at a rent of 5,000 per month. Mrs. Sachdeva total income, ये Mrs. Sachdeva उनकी मतलब मिस्टर सचदेवा की वाइफ, उनकी टोटल इनकम AY 2021-22 के लिए is higher than that of Mr. Sachdeva since she won ₹20 lakh from lottery this year. ये क्या बोल रहा है, इस साल मिसेस सचदेवा की इनकम जो है वो मिस्टर सचदेवा से ज्यादा है, ठीक है। इन अदर ईयर्स मिस्टर सचदेवा टोटल इनकम इज हायर देन डेट ऑफ मिस्टर सचदेवा, ठीक है। मिस रायशा हैज नॉट एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम इन एनी अर्लियर ईयर, ऑल्सो शी डज नॉट हैव एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम इन दिस ईयर। मतलब जो मिस रायशा की क्लबिंग इनकम किसके हाथ में होगी, समझ में आ रहा है हमको, किसके हाथ में होती है, जिसकी टोटल इनकम ज्यादा होती है, तो कहीं ना कोई क्वेश्चन आएगा ये। Mr. Sachdeva bought petrol-driven car worth ₹50 lakh and an electric vehicle worth ₹70 lakh, ठीक है, which it sanctioned on 1/4/2020. BSM बैंक से लोन लिया उसने 70 लाख की इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने के लिए. BSM बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑफ ₹5 lakh on petrol-driven car and ₹7 lakh on electric vehicle car. Mr. Sachdeva has also taken a loan from FRM Bank for his daughter's education. He paid ₹50,000 as interest to FRM Bank. He also paid mediclaim of 20,000 to New India Insurance Scheme. ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस. अभी बाजू में जो लिखा हुआ पढ़ो अभी. Mr. Sachdeva owns a shop of 100 square feet at area in Mumbai. She rented, Mrs. Sachdeva, na Mrs. She rented it to her architect who gave her interest-free deposit of 1 lakh. Interest-free deposit. The rent paid by architect from 1st April is 60,000 per month. Mr. Sachdeva brother, Mr. Ajay, who is non-resident, sold his house at Bandra Kotla complex, Mumbai to another non-resident, Mr. David,
who is based at Germany for a consideration of rupees 20 crore. Mr. Ajay died on 1/11/2020 on account of car accident. ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, इतने सारे लोन लिए इनने. ठीक है. What is the amount of interest allowable as deduction under section 24 to Mr. सचदेवा? ठीक है. अब मिस्टर सचदेवा ने कितना इंटरेस्ट पे किया बताओ? 40 लाख रुपए का इंटरेस्ट दिया है सर. पर सर 2 लाख रुपए की लिमिट है, 2 लाख रुपए अलाउ होना चाहिए बेटा. 2 लाख रुपए की लिमिट है एसओपी हाउस में, डीएम लेटआउट में कोई लिमिट नहीं है. तो 40 लाख पूरा अलाउ होना चाहिए क्या? नहीं सर, उसने पे सिर्फ 37 लाख किया है, तो सर 37 लाख अलाउड होगा क्या? बताओ क्या होगा, आप बताओ. 37 लाख अलाउ होगा, 40 लाख अलाउ. स्क्रीन मत देखो, मेरे तरफ देखो, मेरी तरफ देखो एकदम, मैं जो बोल रहा हूँ सुनो. 37 लाख अलाउ होगा कि 40 लाख जो उसने पे, मतलब जो ड्यू था वो अलाउ होगा? जो ड्यू था वो अलाउड होगा कि पे जितना क्या वो अलाउड होगा? बताओ 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 बताओ. स्क्रीन मत देखो, देख ले स्क्रीन पे ना, चीटर हो आप लोग. इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन ड्यू बेसिस, ड्यू और पेड बेसिस. मतलब ड्यू है पेड है कोई फर्क नहीं पड़ता, 40 लाख रुपए इंटरेस्ट तो पे हो जाएगा, मतलब अलाउड हो जाएगा. पे कितना क्या उससे फर्क नहीं पड़ता, ड्यू भी है 40 लाख तो अलाउड हो जाएगा. तो पूरा इंटरेस्ट आपका अलाउड रहेगा सेक्शन क्वेश्चन 1 में अंडर सेक्शन 24, 40 लाख रुपीज. ठीक है, स्क्रीन पर देख लेते हो आप, पूरे चीटर हो ना, मैं लिख देता हूँ सब कुछ, सब देख लेते हो. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन परमिसिबल टू मिस्टर सचदेवा अंडर चैप्टर 6 से? बहुत सारे डिडक्शन लिया है इसने. ठीक है, सबसे पहले तो इसको 80C होगा रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल. जो इसने रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल किया है ना, उसमें 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन मिलेगा इसको. ठीक है सर, मिल गया. अब सर इसमें जो इंटरेस्ट, एक मिनट. हाँ, अब जो इसने ना व्हीकल के लोन लिया है, अब मैं आपको ज़्यादा पहले नहीं बुझाऊँ, सीधे बताता हूँ. व्हीकल लोन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल रहते हैं उसके लोन पे ना डिडक्शन मिलता है 80 सेक्शन 80 EEB में 1.5 लाख रुपए का. ठीक है, तो वो 1.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट और मिल जाएगा, उसको डिडक्शन मिल जाएगा 1.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट का. 80E में उसको मिलेगा एजुकेशन लोन का जो 50,000 उसने पे किया डॉटर के लिए. ठीक है, यहाँ पे किया है सर, आपने इतना हाईलाइट कर दिख नहीं रहा है कुछ भी. ये तो 50 लाख का इंटरेस्ट पे किया है यहाँ पे, ये उसको मिल जाएगा एज अ डिडक्शन. ठीक है, और जो 20,000 पे किया है ना, ये मिल जाएगा 80D में. तो सर 80 में 50,000, 80D में 20,000, होगा टोटल 3,70,000. ये उसका डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80, अंडर चैप्टर 6 से. ठीक है, ये हो जाएगा पूरा चैप्टर 6 का डिडक्शन. ठीक है. 23.3 इज नोशनल इंटरेस्ट चार्ज ऑन इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ शॉप लेट आउट ऑन रेंट चार्जेबल टू इनकम टैक्स, इफ सो अंडर विच हेड? अब इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट है तो उस पर नोशनल इंटरेस्ट जो आता है वो अपन चार्ज करते हैं क्या इनकम टैक्स में? ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं होता. इट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स. द असेसिंग ऑफिसर केम टू नो अबाउट द ट्रांजेक्शन ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी एट BKC मुंबई ऑन 15 December एंड वांट्स टू होल्ड मिस्टर डेविड एज एन एजेंट ऑफ मिस्टर अजय अंडर सेक्शन 163(1). कैन यू डू सो? अभी सर क्या हुआ है सर, हमको क्वेश्चन फिर से पढ़ाओ एक बार, क्या हुआ है देखो, हम पढ़ते हैं फिर से. सर बहुत गंदगी कर देते हो आप, रुक जाओ मिटा देता हूँ बेटा. ये देखो मिटा दिया. ठीक है, अभी क्या बोल रहा है? मिस्टर सचदेवा's ब्रदर मिस्टर अजय हु इज अ नॉन रेसिडेंट सोल्ड हिज हाउस एट BKC मुंबई टू अनदर नॉन रेसिडेंट मिस्टर डेविड हु इज बेस्ड एट जर्मनी फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 20 crore ऑन 1/9/2020. मिस्टर अजय डाइड ऑन 1/11/2020 ऑन अकाउंट ऑफ कार एक्सीडेंट. ठीक है, मतलब मिस्टर अजय जो नॉन रेसिडेंट है उसने अनदर नॉन रेसिडेंट मिस्टर डेविड को अपनी प्रॉपर्टी सेल की मुंबई में 20 करोड़ में, BKC में जो प्रॉपर्टी है. ठीक है, और अजय 1/11 मतलब 1 नवंबर को मर गया. तो अब क्या होगा? ठीक है, तो फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट एजेंट, अब एजेंट है क्या वो देखना है अपने को. तो सेक्शन 163(1) क्या बोलता है? फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट एजेंट इन रिलेशन टू नॉन रेसिडेंट इंक्लूड्स एनी पर्सन इन इंडिया हु इज एम्प्लॉयड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट who has any business connection with the non-resident from or through whom the non-resident in receipt of any income whether directly or indirectly or who is trustee of the non-resident. ये 4 पॉइंट है. ठीक है, अब इन 4 पॉइंट में तो नहीं आ रहा है वो, ना वो एम्प्लॉयड है, ना उसका बिजनेस कनेक्शन है, ना उसने कोई इनकम अर्न किया है, ना वो ट्रस्टी है. बट इसमें एक और पॉइंट है, एंड इंक्लूड्स also includes any other person who whether a resident or non-resident has acquired
बाय मीन्स ऑफ ट्रांसफर अ कैपिटल एसेट इन इंडिया। क्या बोल रहा है? एंड इंक्लूड्स एनी अदर पर्सन who whether a resident or non-resident has acquired by means of a transfer capital asset in India। तो डेविड ने एक्वायर किया है कैपिटल एसेट उनसे? हाँ सर किया है। तो ये देखो, यस ही कैन होल्ड मिस्टर डेविड एज एन एजेंट। 163(1) सर ये सेक्शन तो हमको पता ही नहीं था सर, इसे तो बताया बेटा मैंने, इसलिए लिख के लाया हूँ इतना अच्छे से। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम में, डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना इससे। क्वेश्चन 27.5 इन हुज हैंड्स वुड राइशा's रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एट वाडा बी टैक्सेबल। हमने ऊपर ही पढ़ा था मैं सर कि उसकी मम्मी की जो है इनकम इस साल उसके पापा से ज़्यादा है, तो किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? उसकी मम्मी के हाथ में, मिसेस सचदेवा के हाथ में। सिंपल। देखो सर अब 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, फटफट कराओ सर, बहुत बोर हो रहा है। कर रहा हूँ बेटा, फटफट अब खत्म करने वाले अपन, एकदम थोड़ा सा ही बचा है ना, एकदम थोड़ा सा बचा है। मिस्टर बिल्लाबोंग स्टेज, बिल्लाबोंग व्हाट अ नेम, stays in India from April to September and in UK from October to March every year। अप्रैल टू सितंबर यहाँ रहता है, अक्टूबर टू मार्च वहाँ रहता है। ही ओन्स अ हाउस इन लंडन। अब अप्रैल टू सितंबर रहता है मतलब अप्रैल, मई, जून के 30, जुलाई 31, सितंबर कितने हो गए ये? अगस्त सितंबर 182 डेज, 183 डेज हो गए। तो बेसिकली रेसिडेंट होता है वो इंडिया में, ठीक है। उसका लंदन में हाउस है, वो 1000 पर मंथ में, 1000 पाउंड पर मंथ में उसको रेंट आउट करता है, ठीक है। मिस्टर बिल्लाबोंग ऑल्सो हैज अ फ्लैट इन विंचेस्टर यूके वेयर ही स्टेज व्हेन ही विजिट्स यूके एवरी ईयर। विंचेस्टर यूके में भी उसका फ्लैट है, वो अनऑक्यूपाइड है रेस्ट ऑफ द ईयर के लिए। उसने टैक्स पे किया उसमें 5000 पाउंड, ओके। ही ओन्स द फॉलोइंग हाउस प्रॉपर्टीज एट मुंबई। अब मुंबई में 2 प्रॉपर्टीज की फ्लैट है, वही बैंड्रा में और वर्ली में। उसका म्यूनिसिपल टैक्स उसने पे किया है 10,000 और 20,000, ठीक है। अब अदर डिटेल्स दी है उसको, बैंड्रा मुंबई की स्टैंडर्ड रेंट इतना, म्यूनिसिपल वैल्यू इतना, फेयर रेंट इतना, वर्ली का इतना, विंचेस्टर का इतना, फेयर रेंट, और लंदन का इतना, ठीक है। देखते हैं आगे इसका क्या करना है। तो इन अप्रैल 2020 मिस्टर बिल्लाबोंग्स फादर मिस्टर हांगकांग who is 61 years old and a resident in India has sold a flat owned by him for last 5 years to his neighbors who is 70 years old for rupees 3 crore which resulted in capital gains of 2 crore। 3 करोड़ में फ्लैट बेचा, 2 करोड़ कैपिटल गेन है। He decided to immediately invest the sale proceeds received from flat in NCD of Mahindra and Mahindra NCD, ठीक है, to the tune of 1.35 करोड़। 20 लाख उसने किया NHI में, 15 लाख किया GSEC में, 30 लाख किया RECL में। अपना काम सिर्फ यहाँ पे 20 लाख जो NHI का उसका है, RECL का 30 लाख का उसका है। ऑल द इन्वेस्टमेंट्स वर मेड बाय हिम जून 2020, मतलब 6 महीने के अंदर किया है। इन मार्च 2021 ही परचेज 2 एडजेसेंट अपार्टमेंट्स इन पुणे फॉर रुपीज 50 lakhs ईच एंड मेड सुटेबल अरेंजमेंट्स मॉडिफिकेशंस टू यूज देम एज अ सिंगल हाउस। तो ये आपको याद आ रहा होगा, हमने इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस किए नॉर्मल जब कैपिटल गेन करते हैं हम। तो जो ये 2 घर खरीदा है एंड उसने अरेंजमेंट्स किया है टू मेक इट एज अ सिंगल हाउस, तो उसको सिंगल हाउस मानेंगे क्या? हाँ सर मानेंगे, इसका डिडक्शन मिल जाएगा दोनों का। He also purchased a flat in Baroda for rupees 40 lakhs in April 2021, ठीक है। Further, he has received other income from various sources as detailed here under। उसको इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट मिला है 40,000 रुपए का, कमीशन मिला है 20,000 रुपए का, रेंट मिला है 2 लाख रुपए का। ओके भाई, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। What is the amount of municipal taxes allowable as deduction from gross annual value while computing the income from house property of Mr. Billabong for year 2021-22। अब म्यूनिसिपल टैक्सेस निकालना है अपने को, तो म्यूनिसिपल टैक्सेस किसका अलाउड रहेगा? जो अपने लेट आउट की प्रॉपर्टी उसका। तो लेट आउट कौन सी की? अपने लंदन की है, ठीक है। और दूसरी अपन को देखना है कौन सी करना है। अब 3 हाउस प्रॉपर्टी बची अपनी, कौन सी लंदन के अलावा कौन सी है? वर्ली, विंचेस्टर और लंदन और बैंड्रा, 4 है। तो लंदन की तो लेट आउट कर दिया अपन ने। कौन सी बची? बैंड्रा, वर्ली, विंचेस्टर। अब इसमें से 2 अपन हाउस प्रॉपर्टी एसओपी क्लेम कर सकते हैं, तो अपन ऐसी 2 एसओपी क्लेम करेंगे जिसका जीएवी ज्यादा हो, उससे हमारा टैक्स बचेगा। देखो, विंचेस्टर की 1,20,000 पर मंथ फेयर रेंट है और वर्ली का 1,20,000 फेयर रेंट है, मतलब इसका भी ज्यादा आएगा जीएवी, बैंड्रा का कम आएगा। तो अपन किसको करेंगे? लंदन तो ऑलरेडी लेट आउट है, और बैंड्रा को अपन मान लेंगे क्या? एक और लेट आउट, डीम लेट आउट, ठीक है। हम वही लिखा है यहाँ पे मैंने, ठीक है, पढ़ लेना यहाँ पे। तो लंदन प्रॉपर्टी में कितना लगा है अपने को म्यूनिसिपल टैक्सेस?
लंदन प्रॉपर्टी में अपने को लगा है 100 रुपये, 100 पाउंड, 100 इंटू 120, 12,000 रुपये। और बैंड्रा प्रॉपर्टी में कितना लगा है अपने को, बैंड्रा में लगा है 10,000 रुपये। तो 12,000 प्लस 10,000, 22,000 रुपये आपका म्यूनिसिपल टैक्सेस आ गया। ठीक है, अब निकालना है अपने को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी आएगी अपनी। तो अपन एनुअल वो निकाल लेंगे किसका, दोनों प्रॉपर्टी जो अपने लेट आउट किए हैं। एक तो लंदन तो ऑलरेडी किए और बैंड्रा को माने अपन ने। लंदन से कितना आएगा अपने को 24,000 पर मंथ। 24,000 कैसे सर, देखो फेयर एंड लंदन का है 2,000 पर मंथ, तो 2,000 इंटू 12 24,000। उसमें म्यूनिसिपल टैक्सेस अपन ने 100 रुपये मतलब 100 पाउंड पे किए हैं, वो माइनस कर देंगे, बचा 23,900 पाउंड। उसमें 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर देंगे, बचा 16,730। इसको 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आया आपका 20,700। अब बैंड्रा प्रॉपर्टी का कितना है सर, बैंड्रा प्रॉपर्टी का आपका है सर, देखो जीएवी कैसे निकालते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का हायर 50-70 में हायर कौन सा होगा 70,000, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। 70 स्टैंडर्ड कितना है 60,000, तो क्या होगी जीएवी 60,000। याद नहीं, फिर से याद कराता हूँ। देखो जीएवी कैसे निकालते हैं, पहले निकालते हैं अपन हायर ऑफ फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू। ठीक है, उसमें हायर कौन सा आया 70,000। ठीक है, अब उसमें से और स्टैंडर्ड रेंट में लोअर देखते हैं, तो स्टैंडर्ड रेंट कौन सा है 60,000, 60,000 आ गई आपकी जीएवी इंटू 12 7,20,000 आपका आ गया एनुअल रेंट। उसमें आप टैक्सेस माइनस करोगे, म्यूनिसिपल टैक्सेस 10,000 रुपये का। ठीक है, आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया 30,000 का, 30% का, तो आपका आ गया 4,97,000। टोटल कितना हो गया 497 प्लस 20,07,600, ये आ गया आपका 25,04,600। ये आपका आंसर, ये आ गया आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28.3 देखते हैं। सपोज इफ द हाउस प्रॉपर्टी एट विंचेस्टर इज सोल्ड ऑन 1/4/2020, देन व्हाट वुड बी द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर AY 21-22। अब विंचेस्टर की सोल्ड हो गई, मतलब अपने को अब विंचेस्टर की सोल्ड हो गई, तो बची हुई दो जो इंडियन प्रॉपर्टी, दोनों को अपन एसओपी क्लेम कर लेंगे, तो सिर्फ लंदन वाली इनकम का, लंदन वाली प्रॉपर्टी की इनकम आएगी अपनी। तो लंदन वाली प्रॉपर्टी कितनी है 20,07,600, ये आपकी इनकम हो जाएगी। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन में आपने सही निकाल लिया, दोनों क्वेश्चन आपके सही हो गए। अब क्वेश्चन 28.4 बोल रहा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स फॉर AY 21-22 इन द हैंड्स ऑफ बिल्लाबोंग फादर। अब बिल्लाबोंग के फादर ने 3 करोड़ रुपए का घर बेचा था अपने पड़े ऊपर, उसमें 2 करोड़ रुपए कैपिटल गेन हुआ उनको। ठीक है, उसमें उसने एग्जेम्पशन क्या क्या लिया 50 और EC में, 20 लाख NHI में डाला, 30 लाख RECL में डाला, ये दोनों मिल गया। अब उसने हाउस प्रॉपर्टी 2 खरीदा है, एक तो पुणे में 2 खरीदा है, उसको 1 मान लिया, और एक बड़ौदा में खरीदा है। तो सर उसको कौन सी हाउस प्रॉपर्टी का मिलेगा। देखो बेटा सेक्शन 54 में ना अपन 2 प्रॉपर्टी का ले सकते हैं अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ तक की है तो, और उससे कम 2 करोड़ उससे कम है तो 2 प्रॉपर्टी का अपन 54 में एग्जेम्पशन ले सकते हैं। ठीक है, तो पुणे प्रॉपर्टी को 2 प्रॉपर्टी मानेंगे, एक प्रॉपर्टी मानेंगे सर, उसको एक ही प्रॉपर्टी मानेंगे। पुणे प्रॉपर्टी की 1 करोड़ की एक प्रॉपर्टी मानी जाएगी, वो ट्रीटेड एज सिंगल हाउस माना जाएगा। एंड बड़ौदा प्रॉपर्टी अलग एक प्रॉपर्टी 40 लाख रुपए की, मतलब दोनों आपको रिडक्शन मिलेगा। कौन सा पुणे की 2 प्रॉपर्टी को अपन एक प्रॉपर्टी मानेंगे, एंड बड़ौदा की एक प्रॉपर्टी, उसका रिडक्शन मिलेगा सेक्शन 54 में। तो आपका कैपिटल गेन कितना बचा 10 लाख रुपए। 2 करोड़ में से कितना माइनस हो गया 50 लाख यहाँ माइनस हो गया, 1 करोड़ यहाँ माइनस हो गया, 40 लाख यहाँ माइनस हो गया, बचा कितना 10 लाख रुपए। वही आपका आंसर है। ठीक है सर, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स which would have been deducted in respect of income received from by Mr. Billabong's father। बिल्लाबोंग को कितना रुपए मिला है 3 करोड़ रुपए मिला है। 3 करोड़ का उसको कितना डिडक्शन कटेगा उसका 194 IA होता है अपना। TDS सबको याद कराऊं क्या, 1 मिनट फट से याद करा देता हूँ। देखो सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी में 1% ऑफ सेल प्राइस लगता है। ठीक है, 50 लाख के ऊपर अगर कंसिडरेशन रहा तो। ठीक है, तो ये आ गया अपना 50 लाख के ऊपर कंसिडरेशन 3 करोड़ रुपए है, तो उसका 1% 194 IA में कटेगा 3 करोड़ पे 3 लाख रुपए। अब बाकी चीज़ें क्या क्या मिली इसको, FD मिला है इंटरेस्ट, वो तो एग्जाम्प्ट है 50,000 तक। ठीक है, सीनियर सिटीजन है इसलिए। रेंट 2,40,000 तक का एग्जाम्प्ट रहता है, मतलब TDS नहीं कटता उसमें। 2 लाख रुपए मिला तो उस पर TDS नहीं कटेगा। कमीशन 20,000 मिला, उस पर 194H पर TDS कटेगा 5% पे 1,000 रुपये। टोटल TDS कटेगा 3,01,000 रुपये। ये भूलना मत, 2 लाख का भूल जाओगे, 20,000 का कमीशन भूल जाओगे, 3 लाख आंसर करके आ जाओगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चा क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30। सर कराओ, फटफट कराओ।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, मिस्टर भारत, a cloth manufacturer, run his proprietary business in the name of Messrs. Bharat Traders. He also exports clothes outside India to associate enterprise as well as unrelated parties. The turnover of PY 2021 is 400 lakh from such business. Mr. Bharat had taken a loan of 35 lakh from SBI at 9% on 1/11/2020 for a term of 10 years for the education of his brother, Mr. Ram. Mr. Ram is studying in a university in London. He remitted a loan to Mr. Ram. लोन अमाउंट रेमिट करते हैं मिस्टर राम को फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड 31/3/21. ही रिपेड प्रिंसिपल ऑफ 750 lakh and paid interest of 7,50,000 and paid interest of 131,250 towards the said loan. The entire foreign remittances are settled through SBI, which is an authorized dealer. Okay. In April 2020, he went on a tour to London for purpose of learning new technology to leverage his business. The foreign tour package was arranged by Franklin Tours and Travelers, New Delhi. The details of expenditure on this tour are as follows. Ticket fare 4.5 लाख का, होटल एकोमोडेशन चार्जेस 1,60,000 एंड साइट सीइंग चार्जेस 80,000. टोटल हो गया सर आपका 6,90,000. ठीक है. On 15/4/2020, he sold scrap to Gentleman Suitings PLC, a foreign buyer who remitted payment of 80,000. स्क्रैप बेचा है, TCS आने वाला है, समझिए सर हमको. On 17/8/2020, he received rupees 55 lakh from MS Shakti Traders LLP for supplying clothes as per its specification. The raw material for same was supplied by LLP. ठीक है. The invoice for such supplies is raised in the following manner. Value of material 37,80,000, stitching charges 17,20,000. अब ये जॉब वर्क है, सप्लाई किसने किया है? MS Shakti Traders सप्लाई किया है. तो साधारण सी बात है कि इस अमाउंट पे ही वो लगने वाला है आपको TDS. क्वेश्चन पूछेगा आगे, पता होना चाहिए आपको. ठीक है. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. वुड मिस्टर भारत बी एलिजिबल फॉर एनी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन ऑफ मिस्टर राम, उनका ब्रदर. ऑल्सो डज एनी लाइबिलिटी फॉर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स अराइज ऑन रेमिटेंसेस टू मिस्टर राम अंडर प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. ठीक है. देखो, जो 80E में डिडक्शन ऑफ लोन रहता है ना, वो मिलता है जब अपन एजुकेशन लोन लेते हैं. ठीक है. वो किस किस के लिए मिलता है? सेल्फ के लिए मिलता है, स्पाउस के लिए मिलता है, चिल्ड्रन के मिलता है एंड एनी अदर स्टूडेंट जिसका असिस्टेंट लीगल गार्जियन हो. क्या इसमें ब्रदर कवर होता है क्या? नहीं सर, ब्रदर कवर नहीं होता. तो आपका ब्रदर नहीं आएगा इसमें. मतलब लोन का डिडक्शन मिलेगा क्या? सर नहीं मिलेगा. पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया कि लोन का डिडक्शन उसको नहीं मिलेगा. सेकंड, जो उसने रेमिट किया उस पर क्या लगेगा? सर उस पर TCS लगता है सर सेक्शन 206C सब सेक्शन 1G में. TCS ऑन रेमिटेंसेस थ्रू आउटसाइड इंडिया और सेल ऑफ टूर पैकेज. ठीक है. फर्स्ट होता है इन केस ऑफ ऑथराइज डीलर हु रिसीव्स एन अमाउंट ऑफ ₹7 lakhs इन अ प्रीवियस ईयर फ्रॉम अ बायर, जो रेमिट कर रहा है amount out of India under LRS, मतलब liberalized remittance scheme of the RBI, then he is required to collect TCS at 5% in excess of 7 lakh. 5% TCS भरना पड़ता है उनको. ठीक है. But if remitted amount is out of educational loan taken from financial institution, then TCS rate shall be 0.5% instead of 5%. तो देखो, भारत is not eligible for any deduction under section 80, लोन नहीं मिलेगा. Moreover, SBI is required to collect tax at source on the amount remitted to Mr. Ram at rupees 0.5% plus cess on rupees 28 lakh, being the amount in excess of 7 lakh. 7 लाख से ऊपर अमाउंट है तो उसको TCS काटना पड़ेगा. बट ये एजुकेशन लोन है, इसलिए इसमें TCS 0.5% लगता है ना सर? यस सर. सेक्शन 29.2 is the tax required to be collected at source on payment made by Mr. Bharat towards expenditure on foreign tour package? If yes, what would be the rate of TCS? देखो यहीं पे लिखा है हमने ब्लू से, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ब्लू. In case of sale of an overseas tour program package, if seller receives any amount, buyer is required to collect TCS at rupees 5%. At TCS at 5%. Sorry, rupees बोल दिया. Sorry. In case of sale of an overseas tour program package, if seller receives any amount, buyer is required to collect TCS at 5%. Yes, TCS at 5% on 6,90,000 being the total amount of expenditure on overseas tour program package.
इतना कलेक्ट करना पड़ेगा। देखो 6,90,000 टोटल है, ठीक है। नेक्स्ट आते 29.3 में, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड एट सोर्स ऑन सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप में सर 206C1 में हमको पता है सर 1% TCS कटता है सर, ठीक है, और 4% सेस एप्लीकेबल होता है। अगर बायर NRFC है तो 1% TCS कट जाएगा। कितने पे कहाँ है सर? 80,000 का हमने भेजा है किसको? फॉरेन बायर को, तो अपना कट जाएगा 1.04% पे। तो 80,000 इंटू 1.04%, 832 रुपये सर आंसर है आपका, ठीक है। बहुत इजी यार अब तो। व्हाट इज द रेट एट विच मेसर शक्ति ट्रेडर्स LLP इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TCS अंडर सेक्शन 194C एंड मोर अमाउंट। अब TCS शक्ति को काटना है तो कितने अमाउंट पे कटेगा सर? देखो सर फिर से यहाँ बता देता हूँ, गंदा हो गया थोड़ा सा। देखो वैल्यू ऑफ मटेरियल कितना है? 37,80,000, बट इसे ये किसने दिया है? ये शक्ति ने किया है। आपका स्टिचिंग चार्जेस सिर्फ 17,20,000 है, और जॉब वर्क में TDS जो भी डिडक्ट होता है ना, वो सिर्फ स्टिचिंग चार्जेस में होगा। क्यों? क्योंकि इतना अमाउंट है सर्विस का, तो 17,20,000 पे आपका TDS कटेगा। कितना परसेंट सर? 1% कटेगा। बट ड्यू टू कोविड हमारा रेट 3/4 हो गया है, दैट इज 75%, 0.75% कटेगा, ठीक है। इंडिविजुअल HUF पे ही है तो अपना 1% करता है TDS। हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 29 खत्म, ठीक है। अब बचा है क्वेश्चन नंबर 30, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। सर खत्म कर दो सर, बहुत थक गए सर, अब बंद कर देगा वीडियो। बेटा 2 मिनट और जो 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। मिस्टर रजत इज अ डायमंड मर्चेंट ड्यूरिंग PY 2021 ही हैज टर्नओवर ऑफ 20 करोड़ एंड नेट प्रॉफिट 60 लाख, ठीक है। ही हैज इन्वेस्टेड इन शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज, उसमें उसको डिविडेंड मिला 12 लाख रुपए का। उसकी 2 हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसमें से दोनों SOP है, ठीक है। 50 लाख का उसने लोन लिया था इसके लिए, 2.5 लाख का इंटरेस्ट उसने पे किया है, 2.5 लाख का इंटरेस्ट है उसमें, और 180 उसने पे किया उसमें से। ऑन हिज बर्थडे ही रिसीव्ड ज्वेलरी फ्रॉम हिज फ्रेंड, FMV ऑफ विच इज 5 लाख। He had also withdrawn cash of 1.2 करोड़ ड्यूरिंग PY 2021। कैश विड्रॉ किया है बैंक से। कौन सेक्शन आने वाला है आपको पता है? आगे मैं नहीं बोलूंगा, आपको पता है। फर्दर ही ऑल्सो विड्रू 50 लाख फ्रॉम अ कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। हिज ब्रदर मिस्टर राहुल, हाँ इसमें इसमें लिखा ही इज रेगुलरली फाइलिंग हिज रिटर्न ऑफ इनकम। ये भी क्यों लिखा है आपको पता है? हिज ब्रदर मिस्टर राहुल has not filed his return of income for last 5 years even though his total income exceeded the basic exemption limit. He withdrew rupees 50 lakh from cooperative bank account. Okay, उसने पिछले 5 साल का इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है। Also Mr. Rajat holds 20% voting power in XYZ Private Limited, closely held company from which he has obtained loan of 10 lakh rupees. The company had free reserves of 8 lakh. सर सॉल्व में आ गया वो क्यों क्या चीज लिखी है। अब बताओ which of the following statement is correct in respect of loan taken of rupees 10 lakh obtained by Mr. रजत। अब मिस्टर रजत ने लोन लिया है किससे? क्लोजली हेल्ड कंपनी में, जिसमें उसका 20% वोटिंग पावर है। तो सर डीम डिविडेंड हो जाएगा 222E में, ठीक है। कितना होगा सर? अप टू द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स होता है। कितना है? टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स। कितनी है? 8 लाख एक्यूमुलेटेड रिजर्व। तो लोन कितने का रहेगा? मतलब डीम डिविडेंड कितने का माना जाएगा? 8 लाख रुपए का माना जाएगा हैंड्स ऑफ मिस्टर रजत में, ठीक है। मैंने कुछ नहीं बोला, ये सब आपने सॉल्व किया है, अपने अभी तक पढ़ के आया 222E, ठीक है, ऊपर ही। वुड कैश विड्रॉल्स बाय मिस्टर रजत ड्यूरिंग द PY 2021 अट्रैक्ट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। TDS लगेगा कैश विड्रॉल में क्या? अब देखो मिस्टर रजत ने क्या किया है, 1 करोड़ 20 लाख रुपए विड्रॉ किया है, काय से? एक बैंक से विड्रॉ किया है, और 50 लाख कोऑपरेटिव बैंक अलग से किया है दूसरे बैंक से, और रेगुलरली फाइल कर रहा है रिटर्न ऑफ इनकम। अब लिमिट, अगर रेगुलरली फाइल कर रहा है रिटर्न ऑफ इनकम तो लिमिट कितनी होती है सर? लिमिट होती है सर उसकी 1 करोड़ रुपए। अगर रेगुलरली फाइल नहीं करता होता तो कितनी होती है? 20 लाख रुपए। अब सर जो दोनों बैंक है इसकी लिमिट एक साथ कैलकुलेट करके देखेंगे कि अलग अलग देखेंगे? दोनों लिमिट अलग अलग देखेंगे। 1 करोड़ 20 लाख रुपए अलग और 50 लाख रुपए अलग। तो 50 लाख वाले पे तो नहीं लगेगा क्योंकि अलग बैंक से लिया है। 1 करोड़ 20 लाख रुपए में 1 करोड़ के ऊपर कितना अमाउंट है सर? 20 लाख रुपए। तो TDS कितना कटेगा सर? उस पर 2% TDS कटेगा 20 लाख रुपए पे अंडर सेक्शन 194 एन आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30.3। वुड कैश विड्रॉल्स बाय मिस्टर राहुल ड्यूरिंग PY 2021 अट्रैक्ट TDS। अब राहुल कौन है सर? राहुल उसका भाई है, उसने पिछले 5 साल का रिटर्न ऑफ इनकम नहीं भरा है, तो उसको कितना TDS लगेगा सर? उसको TDS लगेगा सर
उसको 194 में इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, 20 लाख रुपए की लिमिट हो जाएगी, है ना। तो 50 लाख रुपए उसका TDS है, सॉरी 50 लाख उस पर उसने विड्रॉ किया है, उसकी लिमिट कितनी है, 20 लाख रुपए। तो TDS कितना लगेगा सर, उसको लगेगा सर 2% 30 लाख रुपए पे 30.4। What is total income of Mr. Rajat for PY 2021 assuming that he has not opted section 115 BAC। अब देखो उसकी PGP इनकम कितनी है, 60 लाख रुपये PGP इनकम है, ठीक है, 60 लाख PGP इनकम है। IOS में डिविडेंड कितना है, 12 लाख रुपए डिविडेंड मिला है उसको, ठीक है, 12 लाख का डिविडेंड मिला है। हाँ, डिविडेंड मिली 12 लाख रुपए, ठीक है। डीम डिविडेंड 8 लाख माने अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे। गिफ्ट 5 लाख का दोस्त से मिला उसको। हाउस प्रॉपर्टी पे उसने कितना 2.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट दिया है, बट उसने आउट ऑफ विच ओनली 1,80,000 पे किया है। अपन ने ऊपर पढ़े थे हाउस प्रॉपर्टी जो इंटरेस्ट होता है ना, इज अलाउड ऑन ड्यू बेसिस। पेड बेसिस पे क्या अलाउ होता है सर, म्युनिसिपल टैक्सेस अलाउ होते हैं पे बेसिस पे। इंटरेस्ट अंडर हाउस प्रॉपर्टी ड्यू बेसिस पे भी अलाउड हो जाता है, ठीक है। तो 2.5 लाख का इंटरेस्ट पे किया है, उसमें 2.5 लाख का इंटरेस्ट ड्यू है, तो 180 पे किया है, पर उसको अलाउड कितना रहेगा, 2 लाख रुपए इंटरेस्ट अलाउड रहेगा, 2 लाख अलाउड रहेगा। उसकी इनकम है 83 लाख। अब व्हाट इज द ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर रजत assuming that he has not opted section 115 BAC। अब 83 लाख पे स्लैब रेट लगाने के बाद आपका टैक्स हो जाएगा 23। अब 83 लाख पे लगा लो 73 लाख पे 30% बचा हुआ, 10% सरचार्ज, 4% सेस, स्लैब से निकाल लो, ये टैक्स आ जाएगा आपका 26,34,060। अब स्लैब रेट कैसे निकालते मैं नहीं बताऊंगा, वो सब कुछ सॉल्व तो करा दिया सर। तो गाइस मजा आया कि नहीं बताओ, कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताओ कैसा लगा। पसंद आया हो तो अपने दोस्तों से शेयर करो। बहुत मुझे पता है बहुत कम लोग पढ़ाई कर रहे हैं अभी, आपके दोस्त लोग भी जो पढ़ाई नहीं कर रहे उनके साथ शेयर करो, उनको बोलो पढ़ने। ये अभी जब नॉर्मल पढ़ाई करने की इच्छा नहीं हो रही तब ये चीज़ें जो है MCQ बुकलेट्स ये सॉल्व करके आप देख सकते हो आपका नॉलेज कितना है, ठीक है। ये चीज़ें सॉल्व करो, अच्छे से पढ़ाई करो। ये जो पोस्टपोनमेंट है इसको थोड़ा सा नॉर्मली लो, 8-10 घंटे पढ़ो, 15 घंटे नहीं पढ़ने बोल रहा मैं अभी, पर 8-10 घंटे मिनिमम पढ़ाई करो। 8 घंटे तो मिनिमम पढ़ना ही चाहिए आपको, किसी भी केस में, आपका एग्जाम कभी भी हो, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो। पसंद आया होगा तो प्लीज़ बताओ। बहुत मेहनत करता हूँ मैं इसके पीछे, जो नोट्स बनाता हूँ लिख के जो बनाता हूँ इसमें बहुत मेहनत लगती है, और ये मेहनत मैं आपके लिए भी कर रहा हूँ, मेरे लिए भी कर रहा हूँ। मुझे एक बच्चे कमेंट आ गया था पिछले वीडियो में कि कोई सी वीडियो में कि सर आप जो मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, आप नहीं होते तो भी हम MCQ कर लेते। तो यार ऑब्वियसली मैं खुद के लिए भी कर रहा हूँ ना। आप जो वीडियो देख रहे हो आपके लिए देख रहे हो ना वीडियो, मेरे लिए थोड़ी देख रहे हो। आप खुद के लिए वीडियो देख रहे हो, मैं मेहनत खुद के लिए भी कर रहा हूँ, बट मेरा सोल रीज़न इस चीज़ का है कि आपका बेनिफिट हो। मैं अच्छा पढ़ाऊँगा, आपको बोल रहा हूँ आप कमेंट करो, आप बताओ, अपने दोस्तों को बताओ। उससे क्या होगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ पहुँचूंगा। उसमें मेरा बेनिफिट क्या है कि मैं ज़्यादा लोगों के पास पहुँच रहा हूँ, मेरे वीडियोज़ वहाँ तक पहुँचेंगे। एंड आपका बेनिफिट और बच्चे का बेनिफिट क्या रहेगा, उसको सॉल्व मिल जाएगा MCQs पूरे और समझाए हुए मिल जाएंगे। तो ये दोनों का बेनिफिट है ना। तो हम काम वैसे ही तो करते हैं, कोई भी प्रो क्यों होना चाहिए ना, राइट। तो करो आप भी शेयर अच्छे से। आपको जो पसंद आया कमेंट करो, क्या पसंद है बताओ मुझे। कुछ आपको डाउट्स है वो मैसेज करो। कुछ डाउट्स आपके कमेंट्स में है पहले कि वो अभी रिप्लाई कर दूंगा, बहुत बिजी चल रहा था मैं, और वैक्सीन लग गई थी मुझे तो उसमें, और थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी मेरी, तो उस कारण थोड़ा बिजी चल रहा था। बट और वीडियोज आते रहेंगे। पसंद आया होगा तो प्लीज़ शेयर कर देना दोस्तों के साथ। बस दैट्स इट। और नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू।